सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है ये कंटिन्यूशन पार्ट है पिछली जो हमने स्ट्रीम की हुई थी मॉडर्न इंडिया की, उसका ही एक अगला भाग है, उसका ही एक पार्ट है जिसमें कई सारे क्वेश्चन उठ गए थे, कई सारे प्रश्न थे जिनके जवाब मिलने आवश्यक थे और उन पर आज हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो हमारी मॉडर्न इंडिया की सीरीज चल रही है यहाँ पे, और इस आधुनिक भारत की इस सीरीज में देखिए हमने पिछली स्ट्रीम में द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह के विश्लेषण एनालिसिस पर गौर किया था। अब उस एनालिसिस को करने बाद, विश्लेषण को करने के बाद हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे सामने उठ खड़े हुए, उनके जवाब भी तलाशने की कोशिश आज हम सेकंड पार्ट में करेंगे। और ये जो सेकंड पार्ट है मूलतः बहुजन विचारधारा से संबंधित रहने वाला है कि भाई इस विद्रोह का बहुजनों से क्या संबंध रहा और बहुजनों को लाभ हानियां किस तरह की इस विद्रोह में देखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये जो सेकंड पार्ट है ये कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे प्रश्नों के जवाब तलाशने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, पहला पार्ट था, उसमें हमने द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह को बड़ी गहराई से देखा हुआ था। ठीक, तो दर्शकों, आज का जो क्या बोलते हैं हमारा सेशन है, इसमें हमें कई सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें तलाशने हैं, ढूंढने हैं और उन्हें यहाँ पर आपके सामने रखने हैं। तो 1857 के विद्रोह के विश्लेषण से हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। पहला प्रश्न ये खड़ा हो गया कि भाई इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा जा रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार कह रही है। ठीक, 1998 में भारत सरकार ने बाकायदा डाक टिकट जारी किया और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष का। ठीक, 1998 में आप भी जानते हैं, शायद अटल जी की सरकार थी, तो बाकायदा सरकार ने इसे डाक टिकट जारी करके भारत का स्वतंत्रता संघर्ष दर्शाने की कोशिश की। पहले फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में इसे ब्रांड करने की कोशिश की गई है। अब हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये अगर भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है तो फिर मुगलों के विरुद्ध, तुर्कों के विरुद्ध, अफगानों के विरुद्ध जितने भी मुस्लिम हमलावर आए, जो 712 एडी से लेके 1707 तक मुस्लिम शासन रहा, इस पूरे शासन के दौरान कभी कोई स्वतंत्रता संघर्ष करने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? शिवाजी के पहले तक हमें ऐसा कोई संगठित प्रयास नहीं दिखता। ठीक है, हम ये देखते हैं कि पूरे मुस्लिम काल में ब्राह्मण राजपूत क्या बोलते हैं सत्ता में बने रहे, ताकत में बने रहे, और इन्होंने लड़ाइयां तो लड़ी, पर कभी भी इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष, भारत को आजाद कराना है, मुस्लिमों से स्वतंत्रता संघर्ष यानी आक्रांता मुस्लिमों से स्वतंत्रता चाहिए, इस तरह के कोई विचार ना तो कभी प्रदर्शित किए और ना ही ऐसा कोई मूवमेंट चलाया। 1300 साल या 712 एडी से 1707 तक भी लें, अपन 1000 साल पूरे भी लें, तो भी एक बड़ा काल था। राजपूत उस समय के शासक थे और ब्राह्मण उनके सलाहकार हुआ करते थे। दोनों पर विदेशी होने का शक जाता है। राजपूत, जिनके बारे में कहा गया कि इनमें से ज्यादातर 7वीं शताब्दी में के थोड़े पहले गुप्त काल के अंत में जो हूण आए हुए थे, वही हूण भारत में राजपूत बन गए। ठीक है, और फिर हम ये देखते हैं कि उसी काल में, उसी राजपूत काल के समानांतर ही बौद्ध काल पतन की तरफ जा रहा है, बौद्ध धर्म पतन की तरफ जा रहा है, और ब्राह्मण धर्म हमें शंकराचार्य के बाद से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने ये भी देखा कि राजपूतों ने ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया, ज्यादातर राजपूतों ने ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया, और राजपूत भी ज्यादातर विदेशी रहे और ब्राह्मण भी विदेशी रहे। दोनों का ये गठजोड़ हमें इस तरफ दिखाई देता है कि एक तरफ मुस्लिम आक्रांता बढ़ रहे हैं, राजपूतों का स्वदेशीकरण हो रहा है, ब्राह्मण धर्म उभर रहा है, राजपूत और ब्राह्मणों के मध्य में एक गठजोड़ हमें दिखता है, और मुस्लिमों के आने के बाद हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये कुछ इंडिकेशंस हैं, ये इतिहास के कुछ इंडिकेशंस हैं जिनसे आप इतिहास का मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौर में 7वीं सेंचुरी 8वीं सेंचुरी के आसपास मोटे मोटे तौर पर क्या घट रहा होगा। थोड़ा आप अंदाज लगाइएगा, आपको काफी सारी चीजें इसमें समझ में आएंगी। पर परेशानी यह है कि इतना लंबा फेज बीत गया और कभी हमने ये नहीं सुना कि भाई
ना तो तुर्कों के विरुद्ध, ना ही अफगानों के विरुद्ध और ना ही मुगलों के विरुद्ध कभी कोई भारत का स्वतंत्रता संघर्ष राजपूत और ब्राह्मणों ने दर्ज किया। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये भी बड़ा प्रश्न है कि भाई आखिर राजपूत और ब्राह्मणों का जो नेक्सस था, गठजोड़ था, इनके मुगलों से ऐसे कौन से संबंध थे, इनके मुस्लिमों शासकों से ऐसे कौन से संबंध थे कि इन्हें कभी भारत में स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल जैसी कोई चीज लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर अंग्रेजों के शासक बनने के बाद भी अंग्रेज, हम ये देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि 1764-65 से शासक बन गए थे। इतने लंबे समय के बाद 1857, 1764 से 1857, लगभग 100 साल लेके चलिए, लगभग 100 सालों के बाद एकदम से अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ी बगावत होती है, विद्रोह होता है। और उसके बाद हम एक प्रक्रिया देखते हैं कि पूरी 1857 के विद्रोह के बाद 1885 में हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। बाकायदा अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष रचा जाने लगता है, गढ़ा जाने लगता है। और ये सब चलाने वाले समाज के सवर्ण, उच्च जाति वर्ण के लोग ही थे जो इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे थे। तो हमारे सामने ये गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध तो एक लंबा 100 सालों का फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया, मुगलों के विरुद्ध इस तरह के कोई प्रयास हमें इतिहास में नहीं दिखते, नहीं हमें यहाँ पे दिखाई देते। हम औरंगजेब के अंतिम काल में ये जरूर देखते हैं कि भारत की जो स्थानीय लोकल आइडेंटिटी थी, स्थानीय पहचाने थी, वो एक छोटी पहचाने क्षेत्रीयता के आधार पर संगठित हो गई थी। मराठाओं के नाम पर, सिखों के नाम पर, जाटों के नाम पर, तमाम सारी छोटी पहचाने। और ये पहचाने अपनी पहचान के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर मुगलों से संघर्ष कर रही थी। औरंगजेब के साथ में ये राष्ट्रीयता, छोटी राष्ट्रीयताओं के आधार पर, लघु राष्ट्रीयताओं के आधार पर संघर्ष हमें होता हुआ दिखाई देने लग गया था। पहचाने थी, इसे आज हम राष्ट्रीयता कहते हैं, ये रीजनल आइडेंटिटीज थी, ये स्ट्रॉन्गर हो गई थी। और इनसे ये सब जो है वो औरंगजेब से अंतिम काल में लड़ रही थी। मराठा हुए, राजपूत, क्या बोलते हैं आपके, सिख हुए, उसके बाद जाट हुए, बंगेश पठान हुए, और तमाम सारे जो छोटी छोटी पहचाने हैं वो संगठित होती दिखाई देती। ठीक, तो हमें ये अंतिम काल में जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जैसा कोई विचार हमें कभी नहीं दिखाई देता। और ये विचार हमें मुस्लिम काल में उभरता हुआ दिखाई नहीं देता, हमें ये अंग्रेजों के विरुद्ध उभरता हुआ दिखाई देता। तो आखिर क्या कारण थे? मुसलमानों के शासक बन के रहते हुए राजपूत और ब्राह्मण लोग इतने कंफर्टेबल क्यों थे और उन्हें कोई फ्रीडम स्ट्रगल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? ये क्वेश्चन है। अंग्रेजों के शासक बनने के 100 सालों के बाद विद्रोह होने लगते हैं और उसके बाद बाकायदा एक फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चलाया जाता है। तो अंग्रेजों से आखिर क्या परेशानी हो गई और उनके विरुद्ध बाकायदा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की उच्च जात वर्ण को भारत में जरूरत क्या पड़ गई? भाई मुगलों से कौन से कंफर्टेबिलिटी थी और अंग्रेजों से किस प्रकार का डिस्कम्फर्ट था? ये क्वेश्चन है। इतिहास में आपको इसे जानना पड़ेगा। ये इसलिए जानना पड़ेगा कि हमें इस षड्यंत्र को, इतिहास के षड्यंत्र को गहराइयों से समझने की आवश्यकता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमें 1857 के विद्रोह से ये उभर कर सामने आया कि भाई अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रीडम स्ट्रगल क्यों, और मुस्लिम शासकों के विरुद्ध किसी किस्म का स्वतंत्रता संघर्ष जैसा कोई विचार नहीं था। इनफैक्ट इस विद्रोह में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, फिर से मुस्लिम बहादुर शाह जफर को राजा या शासक बनाने का विचार था। ये बड़ा विचित्र है कि जो मंगल पांडे जो अपनी जात बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी उच्च वर्णता बचाने के लिए अंग्रेजों को मार सकता है, उस तरह की विचारधारा के सैनिक तिलंगे वो अंत में मुगल बादशाह को अपना भारत का सम्राट बनाने का विचार रख रहे थे। मुसलमानों से अभी भी कंफर्टेबिलिटी थी। 1857 के विद्रोह तक भी मुसलमानों से शासक के रूप में भारत की उच्च जात वर्णों की बड़ा संयोजन और सामंजस्य दिखाई देता है। उन्हें कोई परेशानी नहीं दिख रही, उन्हें केवल शूद्रों से परेशानी दिख रही है। हमें यह पता चल रहा है 1857 रिवोल्ट के कि मुसलमानों को शासक बनाने में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, बस समस्या शूद्रों से है
कि एक शूद्र ने मंगल पांडे को छू दिया और इनके धर्म को भ्रष्ट करने के प्रयास चर्बी वाले कारतूस के नाम पर क्या बोलते हैं पूरा मूवमेंट आगे बढ़ता या विद्रोह आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो आप इस पूरे घटनाक्रमों को थोड़ा गौर से देखिए तो ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि इस क्वेश्चन को जवाब को हम सबसे पहले लेंगे कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हें उनके विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष चलाना पड़ा और मुसलमानों ने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें उनके विरुद्ध कभी कोई स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। राजपूत ब्राह्मण नेक्सस, पैरासाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज का शोषणकारी परजीवी वर्ग। ठीक, ये क्वेश्चन है जिसकी जवाब हमें यहां पर हम तलाशें। फिर दूसरा एक प्रश्न है 1857 रिवॉल्ट को, ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पहला बताया गया। अब परेशानी यह है कि इसमें समस्या ये है कि अंग्रेज भारत की 1150 से ज्यादा रियासतों को जोड़ जाड़ कर भारत बना रहे थे और इस स्वतंत्रता संघर्ष में हम ये देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बेगम, ब्रिटिश कदर, अवध के नवाब और तमाम सारे गए बीते शासक वो ये प्रयास कर रहे थे कि जो संगठित भारत अंग्रेजों ने बनाया है वो विखंडित हो जाए, वो टूट जाए, वो फिर से पुरानी 1100 रियासतों में बढ़ जाए। ये प्रयास हमें दिखता है कि अगर ये विद्रोह सफल हो जाता तो अखंड भारत जो अंग्रेजों ने बनाया था वो विखंड भारत में परिवर्तित हो जाता और तमाम सारी राजे, रजवाड़े, रियासतें, नवाब ये पुरानी तरह से अपने शासन करने लगते तो आइडिया ऑफ इंडिया ये तो खत्म ही हो गया था। ये भी बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। तो 1857 का विद्रोह भारत में भारत के विखंडन को आगे बढ़ाने वाला था और ऐसा विद्रोह जिससे भारत का विखंडन होता उसे हम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल या फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल कैसे कह सकते हैं। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कैसे है जिसके परिणाम स्वरूप, जिसकी सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का विखंडन हो जाता, राजा, नवाब, रियासतें फिर उठ खड़ी होती, पुराने मुगल बादशाह फिर उठ खड़े होते और भारत फिर से कई टुकड़ों में, रियासतों में बढ़ जाता। तो जब ये नतीजे आ सकते थे तो ये नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ? ये तो नेशनल क्या बोलते हैं फ्रीडम, नेशनल डिस्ट्रक्शन स्ट्रगल ज्यादा दिखता है, विखंडन आंदोलन ज्यादा दिखता है। अगर इसे आप स्वतंत्रता आंदोलन तो मत करिए, भारत की विखंडन आंदोलन ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये भी गंभीर क्वेश्चन है कि भाई ये आंदोलन अंत में भारत का विखंडन लेकर आता, ना कि भारत की अखंडता लेकर आता। तो इसे इस आधार पर भी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पहला कैसे कहा जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जवाब को हम यहाँ पे तलाशेंगे कुछ महत्वपूर्ण शोध आर्टिकलों के माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये खड़ा होता है कि अंग्रेजों के शासन स्थापित करने में, भारत में अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया, उन शासन स्थापित करने में बक्सर की लड़ाई हो, पलासी की लड़ाई हो, इसके बाद भीमा कोरेगांव का युद्ध हो, समाज के शूद्र वर्गों ने अपना खून पसीना लगाया, उन्होंने अपनी जानें दी, शहादतें दी। ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बाकायदा 1890 तक आते आते शूद्रों की जो क्या बोलते हैं एंट्री जो है सेनाओं में वो कम कर दी या बंद कर दी। ये बड़ा विचित्र है। तो जिन सवर्णों ने, जिन उच्च जातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, उन्हें तुष्ट करने के लिए 1857 के विद्रोह के बाद शूद्रों की सेना में एंट्री कम हुई, जिससे शूद्रों का वर्चस्व नीचे गिरता गया। तमाम शूद्रों की जातियां, महार जातियां, वांग जातियां जो सेना में रहती थी, मार्शल क्लास थी, उन्हें सैन्य वर्ग कहा जाता था, उन्हें अब असैन्य वर्ग घोषित कर दिया गया। तो इस विद्रोह ने वास्तव में क्या सुनिश्चित किया, क्या सुनिश्चित नहीं किया, पर उसने ये पक्का किया कि अंग्रेजों की सेनाओं में काम करके जो समाज का शूद्र वर्ग था, जो बेहतर स्थितियों में पहुंच रहा था, जिसका जीवन सुधर रहा था, जिसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा जो थोड़ी सुधर रही थी, बेहतर हो रही थी, ये वापस वहीं पे पहुंच गई। 1890 के बाद हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक फिर शूद्रों को सेनाओं में नहीं लिया जाता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों की मजबूरी होती है, फिर वो शूद्रों को सेनाओं में लेते हैं और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेजों की हालत खराब होती है तो चमार रेजिमेंट अंग्रेज बनाते हैं, तो भी बाद में डिसमेंटल कर दी जाती है। ठीक, तो शूद्रों का अहित लेकर आया ये 1857 का विद्रोह, ये एक और क्वेश्चन है जिसके जवाब को हम यहाँ पे तलाशेंगे। ठीक,
तो कई सारे क्वेश्चन हैं दर्शकों, यहाँ पे कई सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें इतिहास में, परंपरागत इतिहास में तो कभी शोध में आते नहीं, ना वो इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। उन्होंने तो एक अंधा उन्माद बना दिया कि भाई ये दिस इज व्हाट द इट इज द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है, इट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और आप इसे मानिए। और बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो कभी मत करिए, ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। और ये आज की सरकार जो इस समय हर चीज के लिए, इस देश की हर समस्या के लिए मुगलों को दोषी ठहराती है, मुसलमानों को इस देश की परेशानियों का कारण बताती है, वो अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करती कि भाई मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कभी कोई स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं किया गया? ये क्वेश्चन इन्हें करना चाहिए। ठीक, तो हम उस ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम नेक्सस को देखेंगे, गठजोड़ को भी देखेंगे, जो पूरे 1000 साल से ऊपर तक भारत में चलता रहा और शूद्रों के जम के शोषण हुए, इसे भी देखेंगे। और उसके बाद अंग्रेजी शासन के आने के साथ शूद्रों की स्थिति जो सुधर रही थी, उस सुधरी हुई स्थिति के विरुद्ध हम ये देखते हैं कि ये विद्रोह उस स्थिति को बदलने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं हम, और प्रस्तुतिकरण की तरफ चलते हैं, और इन प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। कुछ शोध आर्टिकल्स के माध्यम से इन प्रश्नों के जवाब तलाशेंगे। और इसके बाद एक और गंभीर प्रश्न है कि 1857 का ये विद्रोह है, इसे फर्स्ट वॉर फ्रीडम स्ट्रगल, वॉर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कहा गया, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा गया। और उसमें डाक टिकट में भारत सरकार लक्ष्मीबाई की फोटो छापती है, तात्या टोपे की फोटो छापती है, नाना साहिब की उसमें शायद फोटो है, उसमें बहादुर शाह जफर, मुस्लिम बहादुर शाह जफर की फोटो है, उन्हें समर्पित करके डाक टिकट छापा जाता है। और परेशानी है कि लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो किया झलकारी बाई ने किया। फिर क्वेश्चन ये है कि मंगल पांडे ने इस विद्रोह में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो किया वीरा पासी जैसे लोगों ने किया। ठीक, ये गंभीर क्वेश्चन है। तो 1857 के विद्रोह में जो शूद्र नायक नायिका थे वो भी लड़े थे, वो अपने मालिकों के लिए लड़े थे। ठीक, ये अच्छे से समझिए। उन्होंने अपने स्वामी भक्ति को दिखाने के लिए अपने मालिकों के लिए जान दी। उन्हें इतिहास में पर्दे के पीछे डाल दिया गया, छुपा दिया गया। और ये छद्म मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और ये गए बीते राजे रजवाड़े, नाना साहिब, तात्या टोपे, इन्हें आज हमारे सामने नायक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ये चूके हुए शासक, इन्हें नायक के रूप में स्थापित करने के क्यों प्रयास किए जा रहे हैं? और जो वास्तव में अंग्रेजों से लड़के जान दी, उन्हें चर्चाओं में क्यों नहीं लाया गया? तो अभी महिला दिवस भी निकला था। 1857 के विद्रोह में कुछ महिलाओं के विशेष योगदान थे, जिन्होंने अपनी जान दी, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जो वास्तविक नायिकाएं थीं, जो वास्तविक रूप से जिन्होंने अपनी जानें दी, इतिहास उन पर मौन हो जाता है। और जो छद्म नायक रहते हैं, नाना साहिब, तात्या टोपे और आपकी क्या हजरत महल और बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे, इनके लिए डाक टिकट जारी किए जाते हैं। अब आप बताएं, बहादुर शाह जफर ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। मंगल पांडे ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वास्तव में इनके योगदान नहीं है। ये तो अंग्रेजों से लड़े भी नहीं। अगर ये हम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी मान ले, तो ये तो कभी लड़े ही नहीं। इन लोगों के नाम पर जो शूद्रों ने इनकी तरफ से अपने मालिकों को बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो झलकारी बाई हों, चाहे हमारी दूसरी बहुजन नायिकाएं हों, उनके लिए इतिहास में कोई डाक टिकट क्यों नहीं है? स्मारक क्यों नहीं है? और उनका महिमा मंडन क्यों नहीं है? ब्राह्मण मंगल पांडे का, नाना साहिब तात्या टोपे का, और मुस्लिम क्या बोलते हैं बहादुर शाह जफर का, और लखनऊ की हजरत बेगम हजरत महल का, इनके लिए डाक टिकट जारी किए जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया? तो इतिहास किस तरह से जातिवादी मानसिकता से शासकों को महिमा मंडन करके ऊपर स्थापित करता है, इन छद्म नायकों को वास्तविक नायक दिखाने की कोशिश करता है। और जो सच में लड़े थे, मरे थे, जो शूद्र थे, निम्न जाति के थे, महिलाएं थी, उन्हें इतिहास गायब कर देता है, या जानबूझ के उन्हें गायब कर दिया क्या? ठीक, तो उन वास्तविक नायकों की तरफ भी मैं आपको लेके चलूंगा, विशेषकर महिलाओं की तरफ लेके चलूंगा, जिन महिलाओं ने इस 1857 के विद्रोह में अपनी अंग्रेजों से लड़ते समय जान दी।
उन्हें इतिहास ने कैसे भुला दिया, हालांकि उन्होंने अपने शासकों को बचाने के लिए ये सब किया। पर अगर नायक थे, ये अगर ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इफ इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, देन द रियल हीरोज वो कौन थे, स्पेशली वुमेन हीरोज वो कौन थी? क्या वो सवर्ण जाति से आ रही थी? क्या वो उच्च जाति की थी? कोई महारानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ की बेगम ब्रजेश कदर हजरत महल थी? कौन थी वो वास्तविक महिला नायिकाएं, कौन थी? इस पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक। पर इतिहास इन्हें मौन करके चुप हो जाता है। तो ये इतिहास लिखने का जो भारत में टेंडेंसी है, ये बड़ी विचित्र है, बड़ी अजीब है, ठीक। केवल शासकों का इतिहास है, केवल उच्च जाति वर्णों के महिमा मंडन का इतिहास है, और समाज के शूद्र वर्ग, कमजोर वर्ग, महिलाओं का कोई इतिहास यहाँ पे नहीं बताया जाता, ठीक। तो ये दर्शकों कुछ क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों की तलाश में आज हम इस सेकेंड पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम आगे बढ़ाएंगे, बने रहिएगा। जानकारियां काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन प्रश्न ऐसे हैं जिन पर निश्चित रूप से क्या विचार होने चाहिए, गंभीर क्वेश्चन, ठीक। और इतिहास में इन गंभीर तार्किक क्वेश्चनों पे कभी विचार क्यों नहीं किए गए, ये भी एक प्रश्न है, जिसे क्या बोलते हैं, लोगों के सामने आना बाकी, ठीक। जो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, हमारे प्रस्तुतिकरण की तरफ आगे चलते हैं और इस पूरे मुद्दे को उस प्रस्तुतिकरण से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया हुआ आपके साथ, और ये देखिए कुछ ही समय में ये आपके सामने स्क्रीन पे लोड होगा। ओके, तो दर्शकों ये देखिए, हम शुरुआत इस डाक टिकट से करेंगे। ये ऑफिशियल डाक टिकट है, भारत सरकार ने जारी किया था। ये जारी किया था भारत सरकार ने 1998 में जारी किया था। और इस डाक टिकट की आप विशेषता देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगी कि इसमें ये बताया जा रहा है भारत का पहला स्वाधीनता संघर्ष। ये दर्शकों ये थोड़ा सा धुंधला है, पुराना डाक टिकट है, उसका स्कैनिंग इसी तरह से हुई है तो धुंधला है थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा चीजें आपको समझा दूंगा। इस डाक टिकट में क्या लिखा है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक। अब इसमें हीरो कौन बताए गए, तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, बेगम हजरत महल का नाम है, तात्या टोपे का नाम है, बहादुर शाह जफर का नाम है, मंगल पांडे का नाम है, नाना साहिब का नाम। इसमें झलकारी बाई नहीं है, इसमें वीरा पासी नहीं है, और तमाम सारे बहुजन नायक राव तोलाराम जैसे और भी सारे, वो सब इसमें कहीं दिखाई नहीं देते, ठीक। ये बड़ा विचित्र है। और भी सारे नायक हैं, टंटिया भील जैसे भी नायक हैं, इतिहास उन्हें भी भुला चुका है, ठीक। तो वो भी नहीं दिखाई देते हमें। और ये गिने चुने राजे रजवाड़े जिनसे मुक्ति पाने के लिए भारत की जनता तरस रही थी, ये जो जातिवाद, उच्च जाति वर्ण और सामंतवाद का प्रतीक थे, उन्हें यहाँ पर नायक के रूप में इतिहास में स्थापित कर दिया गया। भारत के इतिहास के साथ सबसे बड़ी बेईमानी यही की गई कि जिस वर्चस्ववाद, जातिवाद, सामंतवाद, इनसे मुक्ति के लिए स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा गया, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, और उस लड़ाई में इन्हें ही नायक के रूप में अब बताने की कोशिश आजादी के बाद की जा रही, क्योंकि आजादी के बाद सत्ता जो है, जो अंग्रेजों ने छोड़ी, उसका हस्तांतरण इन्हीं सामंती ताकतों, जातिवादी ताकतों के हाथ में हो गया, और वो अपने ही लोगों को इतिहास के रूप में महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डाक टिकट के साथ में हम इस पूरे विश्लेषण को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, और उन प्रश्नों के जवाब हम इस विश्लेषण के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे क्या मामला है, ठीक है। तो देखिए, भारत में मुस्लिम शासन के विरुद्ध, हाँ एक मिनट रुकिए, हाँ चलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए, भारत में मुस्लिम शासन के विरुद्ध कोई स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम क्यों नहीं छेड़ा गया, ये गंभीर क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हमने भी पढ़कर समझा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये क्वेश्चन हमारे सामने भी आ गया कि मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कोई स्वतंत्रता संघर्ष जैसी कोई विचार कभी
क्यों नहीं आया। ठीक है, तो देखिए, जो लोग 1857 के विद्रोह को भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं, वे मूर्ख हैं। जो केवल हिंदुओं के लिए आजादी चाहते थे, उन्हें उस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि यदि दुर्भाग्य से विद्रोह सफल हो जाता तो रियासतों और उस व्यवस्था को कायम रख लेती जिसने अछूतों को उनकी बुनियादी मानवाधिकार से वंचित कर दिया था। ये देखिए, ये एक आर्टिकल है और उसके माध्यम से हम समझते हैं कि देखिए, अगर ये विद्रोह सफल हो जाता, इफ दिस समहाउ दिस रिवॉल्ट टर्न इनटू द सक्सेस, तो होता क्या, वो राजे रजवाड़े, वो रियासतें, वो नाना साहब, वो पेशवा, वो सत्ता में फिर से आ जाते। और ये वही लोग हैं जिन्होंने वास्तव में भारत में शूद्रों को, अछूतों को, निम्न जातियों को गुलाम बना के रखा था, इनके साथ भेदभाव किया था। तो वही भेदभावपूर्ण प्रथा वापस ला रहा था दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह की सफलता भारत में जातिवाद के पुनर्स्थापना की सफलता होती। ठीक है, ऐसे अच्छे समझिए, अगर समहाउ दिस रिवोल्ट गॉट सक्सेस तो क्या होता, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये सब फिर से स्थापित हो जाती। अंग्रेज इन्हीं सब के विरुद्ध तो बेहतर व्यवस्थाएं स्थापित कर रहे थे। ठीक है, ये बड़ा विचित्र है। तो दर्शकों, यहां कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, वास्तव में यहां हो रहा है कि अंग्रेज एक बाहरी लोग हैं और भारत की जो मूल समस्या है जातिवादी समस्या है, जिसमें समाज का सवर्ण वर्ग, उच्च वर्ग, सामंती वर्ग, जातिवादी वर्ग अपने अधिकारों को बचाए रखना चाहता है और समाज के जो शूद्र वर्ग हैं, जो अंग्रेजों के अधीन रहकर प्रगति कर सकते हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अंग्रेज बने रहे। समाज का पढ़ा लिखा वर्ग भी अंग्रेजों को बनाए रखने के पक्ष में है और समाज का सामंती वर्ग जो है, जातिवादी वर्ग है, वो अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब कारण क्या है, उस कारणों को भी अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसे समझिएगा, अगर ये विद्रोह सफल होता तो ये पक्का था कि राजा, नवाब, पेशवा फिर से आ जाते और उनके साथ वही सारी प्रथाएं, पीछे झाड़ू लटका के चलना और हाथ में कुछ टोकरी लेके चलना और महिलाओं को कम वस्त्रों के साथ रहना, निम्न जातियों के तमाम किस्म के शोषण, अत्याचार, यही सब फिर से कायम करने वाला था दैट्स रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक, आगे देखते हैं 1857 का विद्रोह और बहुजन। ठीक है, तो देखिए, बताया जाता है कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। ये उन विद्वानों की राय है जो ब्राह्मण थे और जो हिंदुत्व में विश्वास करते थे और ये सामंती व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। इस जाति वर्ग के लोग अपनी धार्मिक व्यवस्था से प्रसन्न थे और बिना किसी बदलाव के इसे कायम रखना चाहते थे। दर्शकों, एक चीज समझिए, जो भी सामंती लोग हैं भारत में, जो जातिवादी लोग हैं, वो अपनी धार्मिक जातिगत व्यवस्था, विशेष अधिकार जो पिछले 1000 सालों से भोग रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, वो उससे बहुत खुश हैं और उसे बनाए रखने के नाना प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अभी भी ध्यान रखिए, प्रयास अभी भी जारी है। ठीक, और आगे भी चलते रहेंगे। तो यहाँ पूरी लड़ाई इस देश में सिर्फ एक चीज की चल रही है कि समाज के जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हैं वो अपने अधिकारों को बनाए रखना चाहते हैं और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं वो किसी तरह से इनसे छूटना चाहते हैं। अंग्रेजों के अधीन ये मौका मिला, कमजोरों ने अपनी स्थितियां थोड़ी सुधार ली और फिर से वही लड़ाई आगे बढ़ती दिखाई देती। आगे देखिए, अपने देखिए 800 वर्ष के शासन के दौरान मुसलमानों ने हिंदू धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी। दर्शकों, मुस्लिम काल में हिंदुओं को पहले से कई ज्यादा स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई थी। जैसे हिंदू कह रहे हैं, ब्राह्मणों को मान लीजिए, ठीक, इन्हें पूरे अधिकार थे। मुसलमानों ने कभी भारत की किसी धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया, ना उन्हें सती प्रथा से परेशानी थी, ना दास प्रथा से परेशानी थी, ना कन्या शिशु बाल हत्या से परेशानी थी, ना जातिवाद से परेशानी थी। मुस्लिम शासक बड़ी आराम से ब्राह्मण राजपूतों के साथ गठजोड़ करके शासन करते रहे और भारत की धार्मिक प्रक्रियाओं में उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए मुसलमानों के विरुद्ध ब्राह्मण, राजपूत और उच्च जाति वर्ग ने कभी कोई स्वतंत्रता की लड़ाई का घोष या शुरुआत नहीं की। ठीक है, उन्हें जरूरत ही नहीं थी, क्यों करेंगे। मुसलमानों के शासन काल में इन्हें सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे, इन्हें शूद्रों के ऊपर सारी हक अधिकार प्राप्त थे और सारी सुविधाएं प्राप्त थी। मुसलमानों ने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा कि हिंदुओं के उच्च जाति वर्ग के विशेष अधिकार बने रहें और दे वर माइटी कंफर्टेबल। तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी कभी मुस्लिम काल में स्वतंत्रता की लड़ाई या मुसलमानों को हटाने की कोई बात
करने की, इनफैक्ट 1857 के विद्रोह के बाद भी ये फिर से मुसलमानों को ही स्थापित करने का प्लान बना रहे थे। बहादुर शाह जफर को अपना शासक बनाने का योजना यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखिए। इसीलिए मुस्लिम शासन काल में भारत में आजादी की एक भी लड़ाई नहीं लड़ी गई। तो दर्शकों, इसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे मुस्लिम शासनकाल 712 एडी से 1707 औरंगजेब की मृत्यु और उसके बाद 10 परावर्ती शासक, मुस्लिम मुगल शासक, अंतिम बहादुर शाह जफर तक भी ले लीजिए, आप ये देखेंगे कि पूरे 800, 1000, 1300 साल जितना भी जोड़ लीजिए आप, जैसे चाहे जोड़िए, पर कुल मिलाकर पूरा मुस्लिम एज जो था उसमें कभी ब्राह्मणों को, राजपूतों को, क्षत्रियों को, समाज के उच्च वर्ग के लोगों को कभी कोई आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आजादी चाहिए ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे धार्मिक विशेष अधिकार, रिलीजियस प्रेरोगेटिव्स, मुसलमान हिंदुओं को, उच्च जाति वर्ग के लोगों को दे रहे थे। कोई परेशानी कभी थी नहीं। ठीक, परेशानी अंग्रेजों के शासक बनने के साथ शुरू होती है। इसे समझिए बात। ठीक, आगे देखिए। ये बौद्धिक वर्ग है जो अपने जो नेतृत्व प्रदान करता है और आंदोलन को आगे बढ़ाता है। दुर्भाग्य से ब्राह्मणों ने भारत में बौद्धिक वर्ग का गठन किया और बुद्धिजीवी वर्ग और ब्राह्मण एक दूसरे के पर्याय माने जाते। ठीक है, मुस्लिम शासकों ने ब्राह्मण वर्ग को बहुत सारी स्वतंत्रताएं, विशेष अधिकार देकर उनकी वफादारी हासिल कर ली थी। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया। उनकी धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मणवादी ताकतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब दर्शकों, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? अभी मैं कुछ उनके द्वारा सुधार जो हैं उस पर आपको प्रकाश डालूंगा। आप देखिए कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कई सारे काम किए। ये तो मैंने आपको पहले भी पुरानी स्ट्रीमों में बताया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश पैरामाउंट से अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई, प्रवृत्ति कैसे हुई। आपने देखा कि अंग्रेजों ने भारत के जो पुराने स्थापित नवाब थे, राजे रजवाड़े थे, उन सबको हटाया। उन्होंने पुराने जमींदारों को हटा के नई जमींदारी व्यवस्था ला दी। अंग्रेज भारत के धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे और नतीजा ये तीनों चारों वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते। ठीक, अंग्रेज शूद्रों को सेना में ले लगे। ये भी बड़ी परेशानी भी, इससे भी बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि समाज का जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था, ब्राह्मणवादी वर्ग था, उच्च जाति वर्ग था, उसे इससे बड़ी परेशानी हो रही थी। ठीक, आगे देखिए। इसलिए सारा विद्रोह और सारी स्वतंत्रता की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही है। ठीक, दूसरे शब्दों में उनका सामाजिक सुधार का एजेंडा ही ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह का कारण बन गया। कम से कम भारत में 2 बड़े विद्रोह समाज सुधार के कारण हुए थे। ठीक, तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह के पहले वेल्लोर का भी विद्रोह हुआ था। वो डॉक्टर साहब भी लिखते हैं। और अंग्रेजों के विरुद्ध 2 बड़े विद्रोह हमें यहाँ पे होते होते दिखाई देते हैं। 1857 का विद्रोह कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। वेल्लोर में 1806 का सिपाही विद्रोह और 1857 का सिपाही विद्रोह, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जब 1806 का वेल्लोर विद्रोह एक छोटी सी चिंगारी थी, तो 1857 का विद्रोह एक छोटी सी चिंगारी से भी एक छोटी चिंगारी थी जो एक भीषण आग में बदल गया। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि वेल्लोर का विद्रोह जो था 1806 का, वो एक छोटी चिंगारी थी। 1857 का विद्रोह भी एक छोटी चिंगारी थी। वो कहते हैं कि आगे ये बड़ी आग में बदल गया। था तो छोटा ही, लेकिन बड़ी आग में बदल गया। इसका उल्लेख डॉक्टर साहब ने किया हुआ है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर, लेखन और भाषण, खंड 12, पोस्ट 140 में इन सब चीजों के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। वेल्लोर के विद्रोह का एकमात्र कारण मद्रास सेना के प्रमुख कमांडर जॉन क्रेडक के द्वारा जारी किया गया आदेश था, जिसमें सैनिकों की धार्मिक और जातिगत पहचान के आधार पर ड्रेस कोड को बंद कर दिया गया था। 1806 में दर्शकों वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, और वो भी किस बात पे हुआ था, इस चीज को समझिए कि सैनिकों की भर्ती की जाएगी और उन्हें एक सी ड्रेस पहननी पड़ेगी। ठीक है, अंग्रेज सारे सैनिकों को एक सी ड्रेस पहना रहे, ये पहनना चाह रहे थे, अपनी धार्मिक जातिगत पहचान वाली ड्रेस पहनना चाहते थे। जब अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई एक सी ड्रेस कोड होगा, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्हें लगा अंग्रेज इनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो वैसे ही धार्मिक पहचाने दिखना बहुत जरूरी है, जनेऊ दिखना जरूरी है, दाढ़ी दिखना जरूरी है, और बाकी के धार्मिक चिन्ह जो इनकी उच्च जाति वर्ग की स्थितियां दर्शाते हैं वो दिखना जरूरी है। आगे देखिए, उन्होंने पगड़ी या अंगूठी पहनने पर
या दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं थी, इसके बजाय उन्हें सभी को एक समान टोपी पेश की थी। ठीक है, तो वेल्लोर में इसीलिए विद्रोह हो गया था। सैनिकों ने इस कदम को उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास माना। हिंदुओं ने सोचा कि नई टोपी गाय की खाल से बनी है, जबकि मुसलमानों ने दाढ़ी पर प्रतिबंध को आपने अपने धार्मिक अभ्यास में हस्तक्षेप के रूप में देखा हुआ था। ठीक, तो दर्शकों, भारत में धार्मिक लोगों की जड़ता के नित नए उदाहरण है। वेल्लोर के विद्रोह को हिंदू मुसलमानों ने ये माना कि हिंदुओं को लगा कि अंग्रेज गाय की टोपी बना लेंगे और उस टोपी को हमें पहनना पड़ेगा। अब सोचिए, मतलब मूर्खता की इंतहा देखिए। अब अंग्रेज क्यों गाय की खाल की टोपी बनाएंगे? इतनी फुर्सत में थोड़ी बैठे हुए। ठीक, वो एक सी टोपी पहचान के लिए देना चाह रहे हैं और ये ऊंच नीच के आधार पर अपने धार्मिक पोशाकें पहनते हैं। ठीक, मुसलमानों को लगा दाढ़ी कटवा देंगे तो इससे उनके जो दाढ़ी रखना, बकरा दाढ़ी रखते हैं ना, वो रखना उनके धार्मिक हस्तक्षेप में आ जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दोनों ने विद्रोह कर दिया। आप सोच के देखिए, मूर्खता की पराकाष्ठाएं देखिए। ठीक है, दोनों धर्मों के सिपाहियों ने अपनी धार्मिक रीति रिवाज को संरक्षित करने के लिए विद्रोह किया। वेल्लोर के किले में रहने वाली टीपू सुल्तान के परिवार ने विद्रोह में सहायता की। ब्राह्मण विद्वानों ने इस विद्रोह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला स्वतंत्र संघर्ष के रूप में कभी महिमा मंडन किया था। ठीक है, वे यहां तक कहते थे कि इस घटना ने 1857 के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया है। तो कई ब्राह्मण विद्वान हैं दर्शकों, वो ये भी कहते हैं कि वेल्लोर के विद्रोह ने द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए रास्ता बनाया। ऐसे कई ब्राह्मण विद्वान कहते हैं। उनमें देखिए ए रंगराजन का निबंध है। ठीक है, व्हेन द वेल्लोर सिपाही रिवोल्ट, द हिंदू संडे मैगजीन, 6 अगस्त 2006 को ये प्रकाशित हुआ था। ये हमेशा देखा, ब्राह्मण विद्वान जो है वो वेल्लोर के विद्रोह को ही बड़ा बताते हैं और 1857 के विद्रोह का प्रीकर्सर या उसके मार्ग प्रशस्त करने वाला बताते हैं। ठीक है, क्या ये सचमुच स्वतंत्रता संग्राम था? यदि हाँ, वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक स्वतंत्रता आंदोलन था, तो सैनिक सबसे पहले कंपनी की सेना में शामिल क्यों हुए? दूसरा, वर्दी पर नया आदेश जारी होने के बाद भी उन्होंने बगावत क्यों नहीं की? ठीक है, पूर्वगामी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं था, यह उस नियम के खिलाफ था जो सैनिकों की धार्मिक जातिगत पहचान को खत्म करती थी। ठीक है, यदि उनसे आदेश जारी नहीं, यदि देखिए उसने आदेश जारी नहीं किया होता तो कोई विद्रोह नहीं होता। दर्शकों, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है इस विद्रोह के संदर्भ में कि अगर अंग्रेजों ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया होता कि सबको एक सी धार्मिक पहचान पहननी, सबको एक सी टोपी पहननी है, एक सी पोशाक पहननी है वेल्लोर के विद्रोह में, तो कभी कोई विद्रोह होता ही नहीं। ये लोग तो बड़े अच्छे कंफर्टेबली अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे अपनी अपनी धार्मिक श्रेष्ठताओं के साथ, पहचानों के साथ। ठीक, ये भी है। ऐसे 1857 के विद्रोह में भी आप देखिए कि अगर ये चर्बी वाले कारतूस का मामला धर्म से नहीं जुड़ा होता तो मंगल पांडे को ये सब करने की जरूरत थी या नहीं थी? कारण कुछ और भी थे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए। ये मैंने कल भी बताया कि वेल्लोर के विद्रोह में धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था और चर्बी वाले कारतूस की घटना ने ट्रिगर पॉइंट रेज कर दिया। हालांकि सैनिकों में असंतोष पहले से था, लेकिन ट्रिगर पॉइंट धार्मिक धर्म की चीजों ने ही ट्रिगर पॉइंट लेकर आया। फिर ये विद्रोह किस आधार पर स्वतंत्रता संघर्ष था? ये क्वेश्चन हमेशा खड़ा हो जाता है कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल कैसा है? इसमें देश के लिए कहां विद्रोह किया इन्होंने? ये तो अपनी धार्मिक पहचानों को बचाए रखने के लिए विद्रोह कर रहे थे। मंगल पांडे की समस्या गाय का मांस था, मुसलमानों की समस्या सुअर का मांस था। दोनों ही देश के लिए विद्रोह नहीं कर रहे। यहाँ पे ना कंट्री की बात है, ना फ्रीडम की बात है, ना स्ट्रगल की बात। वो केवल अपनी धार्मिक पहचान और धर्म के लिए विद्रोह कर रहे हैं। अगर अंग्रेज किसी तरह से धार्मिक पहचानों के मामले को सेट कर लेते तो कभी विद्रोह होता ही नहीं। ठीक है, ये कंपनी के शासन को समाप्त करने का प्रयास नहीं था, ये धार्मिक जातिगत संघर्ष था। ऐसे में हमें इसे धार्मिक आंदोलन कहना चाहिए, ना कि भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष। तो दर्शकों, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम इस 1857 के विद्रोह को कुछ कहें तो हमें इसे एक धार्मिक बगावत कहनी चाहिए। धर्म के लिए की गई बगावत, विद्रोह ये कहें तो बेहतर रहेगा। इसे स्वतंत्रता संघर्ष ना कहें। ना देश के लिए बगावत हुई, ना कोई स्वतंत्रता थी, ना देश था, ना देश के लिए ये सब हुआ। ये धर्म के लिए हुआ और धर्म को ही देश बताना ये अपने आप में मूर्खता है।
ये अपनी जात और अपनी धर्म उन सब के लिए विद्रोह कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम दोनों। देश के लिए यहाँ पे कोई विद्रोह जैसा कोई विचार नहीं था, इसलिए स्वतंत्रता संघर्ष जैसी कोई बात कभी थी नहीं। ठीक। आगे देखिए, सिपाही मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वह एक रूढ़िवादी ब्राह्मण था जो छुआछूत में विश्वास करता था। माता दीन उस बैरक में सफाई कर्मी था जहां मंगल पांडे तैनात था। एक बार झाड़ू लगाते समय गलती से माता दीन का हाथ पांडे जी के लिखिए गमले पर पड़ गया। ठीक। अपमानित महसूस करते हुए ब्राह्मण सिपाही ने सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे अपमानित किया। क्रोधित माता दीन ने उत्तर दिया कि आप दावा करते हैं कि मेरे आपके बर्तन को छू लेने से आप अशुद्ध हो गए, लेकिन जब आप गाय और सूअर की चर्बी से सने कारतूसों को अपने दांतों से खोलते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता पवित्रता नहीं खोते हैं। ठीक है। पांडे को विश्वास हो गया कि सभी हिंदू सिपाही अशुद्ध हो गए हैं। ये घटना सिपाही विद्रोह से शुरू होती है। ठीक। इस घटना से सिपाही विद्रोह शुरू होता है। क्या विद्रोह के पीछे यही एकमात्र कारण था? ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि सभी सैनिक जानते थे कि कारतूसों पर जानवर की चर्बी लगी हुई थी। हालांकि वे ये नहीं जानते होंगे कि चर्बी किस जानवर से आती है। मंगल पांडे शाकाहारी थे और किसी भी प्रकार की पशु चर्बी को छूने उनके वर्जित था, तो फिर उन्होंने अकेले गाय की चर्बी के इस्तेमाल पर ही बगावत क्यों छेड़ दी? क्या ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि विद्रोह के दौरान सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ उन्हीं कारतूसों का इस्तेमाल किया था। ठीक है। फिर उन्होंने कारतूस कैसे खोले? असल मुद्दा शायद जानवर की चर्बी का नहीं बल्कि कुछ और था। इस पे मैंने दर्शकों को कल भी बात की थी कि इन्हें बहुत सारे मुद्दों से परेशानी थी और धार्मिक हस्तक्षेप वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है। गाय और सुअर क्रमशः हिंदू और मुसलमानों के धर्म से जुड़े थे। हिंदू गाय को माता मानते थे, उसकी पूजा करते थे। मुसलमान सुअर को एक गंदे जानवर के रूप में देखते थे। उनके लिए इसे छूना भी हराम था, इसे खाना तो दूर की बात है। सांप्रदायिक ताकतें इन जानवरों का इस्तेमाल हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने के लिए करती। 1857 में ब्राह्मणवादी ताकतों ने अंग्रेजों के खिलाफ दंगा शुरू करने के लिए इन जानवरों को नियुक्त किया था। तो दर्शकों इसे भी ध्यान रखिए, आज भी जानवर ही तो नियुक्त हैं। अगर आप देखें तो इन्हें नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है जानवरों को सांप्रदायिक दंगे करने के लिए। अगर हम इसे चर्बी वाले कारतूस के आधार पर किया गया उधम मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये भी एक प्रकार का दंगा ही था अंग्रेजों के विरुद्ध, जो गाय और सुअर के नाम पर, धार्मिक पवित्रता अपवित्रता के नाम पर किया गया था। इससे आज भी देखिए, कोई किसी व्यक्ति के यहाँ गाय का मांस निकल आए तो उसे पीट पीट कर मार देते हैं, चाहे पहलू खान हो और चाहे दूसरे हों। ऐसी लिंचिंग के उदाहरण हमें कई दिखते हैं और यही स्थिति आपको पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी कई बार आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये पैटर्न वही है, जानवरों के नाम पर दंगे ऊधम लड़ाई करना। ये ब्राह्मणवादियों का, उच्च जाति वर्ग का और धर्मांधों का, मुस्लिमों का ये पुराना पैटर्न है। इसमें कोई नई बात दिखाई नहीं देती है। ठीक। उस समय भी गाय को अपॉइंट किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध दंगे को भड़काने के लिए। कारण क्या थे? कारण पे अभी हम चलते। उन्होंने इस पवित्र युद्ध में गाय की चर्बी एक उपयोगी हथियार मिला। उन्होंने मुसलमानों को लुभाने के लिए सुअर का इस्तेमाल किया ताकि वे भी उनके साथ आ जाए। ये बहुत संभव है कि मातादीन ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मणों, चलिए आगे देखिए, दूत होगा। आगे देखिए, वेल्लोर विद्रोह पर चर्चा में जो मुद्दा सामने आया वह ये है, वह यहाँ भी प्रासंगिक होता है। सावरकर और हरदयाल जैसे ब्राह्मण विद्वान, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था, ने इस बात पर विचार करने की परवाह नहीं की कि क्या कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया होता या नहीं होता। इस्तेमाल किया गया और सैनिकों को भी इसका पता नहीं चला। यदि मुख्य कारण सचमुच पशुओं की चर्बी होती तो स्पष्ट है कि विद्रोह नहीं होता। फिर भी किस आधार पर इसे आजादी की लड़ाई कहा जा सकता? आगे देखिए, वस्तुतः यह विद्रोह सामाजिक सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों को प्रतिक्रिया थी। ठीक। तो दर्शकों, मूल मुद्दा यह था कि सारी समस्या थी कि अंग्रेज लगातार धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे और समाज का उच्च जाति वर्ग अंग्रेजों के धार्मिक हस्तक्षेप और निम्न जातियों को दिए गए अधिकारों से बड़ा तकलीफ में था।
मुसलमानों ने ये कभी नहीं किया था, मुस्लिम शासनों में ये सब कभी हुआ नहीं था, लेकिन अंग्रेजों का जो शासन था उसमें कमजोरों को अधिकार यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से मिलते चले जा रहे थे। ठीक है, ये एक धार्मिक व्यवस्था की रक्षा की लड़ाई थी, ये हिंदू धर्म की आजादी का मसला था और इसका देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मण, कुछ राजा नवाबों ने, जिनके राज ब्रिटिश राज के प्रति संवेदनशील थे, इस विद्रोह को एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, आइए 1857 के विद्रोह के मूल कारणों पर चर्चा करें। बंगाल सेना में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ये केवल नाम की ही बंगाल सेना थी, इसमें कोई बंगाली सैनिक नहीं था। सेना में मुख्य रूप से अवध और दोआब क्षेत्र की ऊंची जात के ब्राह्मण सिपाही शामिल थे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो मंगल पांडे की जो बैरकपुर की कंटोनमेंट थी वो ज्यादातर ब्राह्मण रेजिमेंट जैसी होती थी और उसमें उच्च जाति के ब्राह्मण ज्यादातर शामिल होते थे। ठीक है, सेना पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। वे अपने समय का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने में बिताते थे। दर्शकों, आज भी भारत की सेना में ये धार्मिक पद होते हैं। एक ब्राह्मण होता है जो पुजारी का काम करता है, एक मौलवी होता है जो वहां पे मुसलमानों को धार्मिक प्रक्रियाओं की बात बताता है, ईसाइयों के लिए एक पादरी होता है। बाकायदा सेना में इस तरह के पद होते हैं और ब्राह्मणों के लिए ही संरक्षित ये पद रहते हैं, पंडित के पद। ठीक है, जो ये सब पंडिताई वगैरह वहां पे करते हैं। अतः सेना ब्राह्मणी षड्यंत्र का आसान शिकार बन गई। अवर बनारस के ब्राह्मण अंग्रेजों के द्वारा समाज सुधार के लिए लागू किए गए नियम और विनियमों से नाराज थे। वे चाहते थे कि मुगलों की तरह ब्रिटिश शासक भी उनकी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन ब्रिटिश सरकार को कुछ हस्तक्षेप आवश्यक लगी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक जानकारियों के बारे में लिखा है। उनका मानना है कि सभी सामाजिक बुराइयां धर्म पर निर्भर हैं और एक हिंदू पुरुष या महिला हर काम अपने धर्म के अनुसार करता है। वे अपने धर्म के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं। उनका धर्म ही उनके जन्म, विवाह, दाह संस्कार को निर्धारित करता है। फलस्वरूप कोई सामाजिक बुराई जो लौकिक दृष्टि से पाप प्रतीत होती हो, उसके लिए पाप नहीं है, क्योंकि उसका धर्म उसे पुण्य कहता है। तो ये पापी हिंदू जवाब देते हैं, अगर मैं पाप कर रहा हूं तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरे धर्म के अनुसार है। डॉक्टर अंबेडकर, लेखन भाषण, खंड 12, पोस्ट 116 137। ठीक, तो डॉक्टर अंबेडकर भी इसे बताते हैं अपने साहित्य में कि भाई देखिए, वास्तव में ये कि हिंदू धर्म में तमाम सारे नियम, कायदे, कानून जो भी जातिवादी भेदभावपूर्ण है, उन्हें धार्मिक स्वीकृति दे दी गई है, उन्हें ईश्वरी कृपा, ईश्वरी व्यवस्था बता दी गई है और हिंदू प्राय ये करते रहते हैं। और ये जो करते समय उन्हें इस बात का बोध कभी नहीं होता कि वो पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ऐसा करना उनके धर्म के धार्मिक अनुसरण या धार्मिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। तो उन्हें अपराध बोध भी कभी नहीं होता। ठीक, ये अच्छे से ध्यान रखिए, तो इसे थोड़ा समझिए। बाबा साहब ने कई जगह इस मुद्दे पर चर्चा की है और वो ये भी कहते हैं कि हिंदू समाज के बीमार लोग हैं जो पूरे समाज को बीमार बना रहे। ये फेमस कोट है बाबा साहब का, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। कोई भी समाज हमेशा रूढ़िवादी होता है, वह तभी बदलता है जब उस पर बदलाव का दबाव आता है। जब भी दबाव डाला जाता है तो नई पुरानी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी सामाजिक बुराई, विशेषकर वह जो धर्म पर आधारित हो, कानून की सहायता के बिना कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इस चीज को यहाँ पे समझाते दिखाई देते हैं अपने क्या बोलते हैं साहित्य में, कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं वो बिगर कानून के, नियमों के, राज के, इनका निराकरण आप नहीं कर सकते। और जब आप किसी बुराई के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक, और ये लड़ाई जो है अंत में बिगर कानूनों की सहायता से समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक, आगे देखिए। सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 5 कानून बनाना आवश्यक समझा। तो दर्शकों देखिए, समस्या ये थी कि अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए थे, ये विशेषकर ये 5 बड़े कानून, जिनकी वजह से हिंदुओं को, विशेषकर उच्च जाति वर्ग के लोगों को ये लग रहा था कि उनके धार्मिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप हो रहा है, और ऐसे हस्तक्षेप कभी मुस्लिम शासकों ने नहीं किए थे। तो ये जो रोष है, ये जो तकलीफ है, ये जो कष्ट है, यही हमें 1857 के विद्रोह के रूप में एक बड़े कारण के रूप में दिखाई देती है।
ठीक है। ये सभी कानून 1857 के विद्रोह के पहले बनाए गए थे। छठा कानून विद्रोह के बाद 1860 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलात्कार को रोकने के लिए दंड संहिता की धारा 375 के रूप में 375 के रूप में पेश किया गया था। विद्रोह से पहले पेश किए गए 5 कानून इस प्रकार, ठीक है, देख लीजिए। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795, बनारस प्रांत में ब्राह्मणों के बीच कुर्रा परंपरा को रोकने के लिए, जिसमें परिवार के पुरुष के द्वारा महिलाओं को मार दिया जाता था। उस समय तक ब्राह्मणों पर मृत्युदंड लागू नहीं होता था। पहली बार ब्राह्मणों को हत्या का दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड के दायरे में लाया गया। तो दर्शकों इसे ध्यान रखिए कि बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795, ठीक। तो 1795 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ब्राह्मणों को भी मृत्युदंड के दायरे में लाया। इससे पहले तक बंगाल में, बनारस बंगाल, देखिए बनारस प्रांत में विशेषकर ब्राह्मण जो थे वो एक कुर्रा प्रथा जैसी प्रथा चला रहे थे। इसमें अपनी ही महिलाओं को मार देते थे और चूंकि ब्राह्मण हैं उनपे ऊपर कोई मृत्युदंड, मृत्यु दोष नहीं लगता था। मुसलमानों के समय से उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही थी। मार भी दोगे तो कुर्रा प्रथा मानी जाएगी, धार्मिक स्वीकृति थी। हिंदू धर्म के हिसाब से ब्राह्मणों को अधिकार प्राप्त था और उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा भाई ये तो कोई मानवीय प्रथा नहीं है, ठीक है, अपने ही घर की औरतों को मार दो और मृत्युदंड भी ना हो, ये तो गलत है। अंग्रेजों ने आकर ये व्यवस्था बदल दी। वो बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795 लेकर आए और उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज ब्राह्मणों के ऊपर भी ये जो कुर्रा प्रथा का पालन कर रहे हैं इन पर मृत्युदंड लागू होगा, ठीक। तो उन्हें पहली बार ब्राह्मणों को मृत्युदंड के दायरे में ला दिया गया। इससे पूरा ब्राह्मण वर्ग अंग्रेजों से रुष्ट हो गया। आगे देखिए, रेगुलेशन एक्ट 1802, 1802 का रेगुलेशन एक्ट, धर्म के नाम पर मासूम बच्चों की बलि देने को रोकना। अंग्रेजों ने क्या किया फिर 1802 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये नया नियम बनाया कि भाई फीमेल इंफेक्टिसाइड या चाइल्ड इंफेक्टिसाइड बच्चों की बलि देने को रोक दिया गया। ये भी बड़ा पहले चला करता था। धर्म के नाम पर मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी। ऑब्वियसली निम्न जात वर्ग के बच्चों को उठा लिया जाता था, कभी किसी पुल के नीचे, कभी किसी घर में, कभी कोई शुभ काम अशुभ काम के नाम पर, जादू टोना टोटका के नाम पर, धार्मिक प्रक्रियाओं के नाम पर छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। ये बहुत होता था किसी काल्पनिक देवी देवता को खुश करने के लिए। दर्शकों आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये हिंदू धर्म है जिसे ब्राह्मण या वैदिक धर्म भी कहते हैं, और इसमें अंग्रेजों ने बच्चों की बलि देने पर रोक लगाई। धार्मिक प्रक्रिया करते थे, यज्ञ तंत्र मन टोना टोटका यज्ञ हवन, और इसमें छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। आप कल्पना करके देखिए, इनके देवी देवताओं को खुश करने के लिए छोटा मासूम बच्चा 2 महीने 6 महीने 3 महीने का, मतलब कैसे मारते होंगे। और इनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती होगी क्या? वो काल्पनिक आत्मा, वो इनसे कुछ कहती भी नहीं होगी। तो आप अंदाज लगाइए कि धर्म लोगों को, जैसा बाबा साहब ने अभी ऊपर कहा कि लोगों को ये लगता है कि धार्मिक रूप से किए गए उनके काम वो भले ही गलत भी क्यों ना हो, उन्हें वो सही लगते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें इस बात की अनुमति देता है और धर्म उन्हें सिखा देता है ये सही है, तो पाप भी सही लगने लगता है। ऐसा बाबा साहब आगे लिख रहे थे। धार्मिक लोगों को अपनी गलतियों के एहसास नहीं होते, दैट दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, क्योंकि धार्मिक रूप से उन्हें बताया पढ़ाया सिखाया जाता है कि ये सही है, इट इज रिलीजियसली करेक्ट, इसलिए उन्हें उसमें दोष नहीं दिखता। इसलिए उन्हें किसी निम्न जाति वर्ग को चूड़ा चमार भंगी कहने में कोई तकलीफ नहीं होती। उन्हें किसी महिला को अबला कमजोर मानने में और उसका शोषण करने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि धार्मिक रूप से यही सिखाया बताया गया, समझाया गया कि भाई ये ऐसा ही तो है, ये लोग इसीलिए तो हैं। तो आप अंदाज लगाइए, छोटे बच्चों को धार्मिक प्रक्रियाओं के नाम पर बलि कर दिया जाता था। यहाँ पे 1802 के कानून से अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, ठीक। ये धर्म है, ये धर्म की सच्चाई है, और इसी वजह से यहाँ पे तकलीफें होने वाली, ठीक। आगे देखिए, फिर आगे देखिए, रेगुलेशन एक्ट 1829 सती प्रथा को समाप्त करने के लिए था। 1829 में इन्होंने सती प्रथा समाप्त कर दी, ये तो आपको पता ही है। इस परंपरा के अनुसार महिलाओं को अपने मृत पति के साथ चिता में
जलाकर मार दिया जाता था। इसे भी थोड़ा ध्यान रखिए दर्शकों कि सती प्रथा की परंपरा ज्यादातर उच्च जाति वर्ग की महिलाओं में व्याप्त थी। वही उच्च जाति वर्ग की महिलाएं जो आज तमाम सारे अंग्रेजों के और बाबा साहब के दिए सुधारों को भोग रही हैं, ठीक, ये सब महिलाएं आज आधुनिक जीवन जी के वही धर्म में घुसी जा रही। कर्म कांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, टूना टोटका, हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, सब वहीं फंसी। इनकी स्थितियां ये थी कि इनके पति अगर मर जाएं तो इन्हें जिंदा जला दिया जाता, सती प्रथा। ठीक, अंग्रेज ना होते और बाबा साहब ना होते तो इनकी स्थिति आज भी वैसी की वैसी रही होती। इस सच्चाई को ध्यान रखिए। तो ये धर्म यही तो करता है कि धर्म आपको इस तरह से ट्रेन कर देता है कि आपके हित में भी कुछ हो रहा हो वो भी आपको गलत लगता है। भारत की महिलाओं को आप ये सब बताओगे तो उन्हें लगेगा अरे ऐसा थोड़ी होता था। आज जब हम सती प्रथा की बात किसी आधुनिक महिला से करते हैं जो जीन्स पैंट मिडी मिनीस पहन के घूमती है, सर पे वो किसी भगवान के माथे का तिलक लगा के घूमती है और मंदिरों में ढोक लगाती घूमती है, उसे जब ये बताओ कि धर्म के नाम पर कुछ सालों पहले 100 साल पहले तक या महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था तो उन्हें विश्वास ही नहीं आता। उन्हें यह विश्वास नहीं आता कि अभी मात्र 100 साल पहले तक महिलाओं के साथ ये होता था। उन्हें विश्वास नहीं आता कि भारत में आज भी साल में लगभग 90 से 95 महिलाएं चुड़ैल के नाम पर जलाकर मार दी जाती। औसतन 90-95 महिलाएं साल की मारी जाती। उन्हें नहीं पता, ना तो उन्हें आज का पता है ना उन्हें अतीत का पता है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी इस बेहतर स्थिति को लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे, फूले जैसे, पेरियार जैसे महापुरुषों ने कितनी योगदान, कुर्बानियां और संघर्ष किया। यह धर्म का पर्दा है। धर्म का पर्दा व्यक्ति की तार्किकता खत्म कर देता है, उसे सही गलत सोचने से दूर कर देता है और गलत चीजों का अनुसरण करने के लिए उसे बाध्य कर देता है, जैसा कि डॉक्टर साहब आगे कह रहे थे। आगे देखिए, जातीय उन्मूलन अधिनियम 1850 जो विनिमय अधिनियम 1832 की धारा 9 का विस्तार था, इससे अस्पृश्यता की प्रथा को रोकने के लिए लागू किया गया था। 1850 का जातीय उन्मूलन अधिनियम था। 1850 का विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1832 की धारा 9 का विस्तार था और इससे अस्पृश्यता की प्रथा को रोकने के लिए लागू किया था। अनटचेबिलिटी जो थी उसे लागू करने के लिए 1850 में अंग्रेजों ने जातीय उन्मूलन अधिनियम पारित किया था। ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की वैधता बनाने के लिए, हिंदू धर्म में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, अंग्रेजों ने 1856 में कानून लाकर यह अनुमति भी दे दी। तो दर्शकों आप देखिए कि अंग्रेज कर क्या रहे हैं। अंग्रेज वास्तव में इस ब्राह्मणवादी चंगुल से महिलाओं को, निम्न जाति वर्गों को बाहर निकाल रहे हैं। उनके नियम हिंदू धर्म की सामाजिक कुप्रथाओं में हस्तक्षेप के समान है और इससे मोटे मोटे तौर पर हिंदुओं को, हिंदुत्ववादियों को, ब्राह्मणवादियों को, वर्चस्ववादियों को असहजता हो रही है, तकलीफ हो रही है। और ये जो विद्रोह है 1857 का विद्रोह अगर आप देखें तो इसकी जड़ में ये असंतुष्टि है कि अंग्रेज ये सारे सुधार कर रहे हैं और चर्बी वाले कारतूस की घटना फिर ट्रिगर पॉइंट के रूप में इस असंतुष्टि को विस्फोट के रूप में बाहर निकाल देती। ठीक, इसे थोड़ा समझिएगा। अंग्रेजों ने इस तरह से हस्तक्षेप किया। आगे देखिए, ये स्पष्ट है कि ये नियम ब्राह्मणों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करते थे। पहली बार किसी ब्राह्मण को हत्या का दोषी पाए जाने पर स्वयं मौत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, ये बनारस के ब्राह्मणों के लिए अधिक परेशान करने वाला था जो कुर्रा परंपरा के तहत किसी लड़की या महिला को मारने में संकोच नहीं करते थे। तो दर्शकों ये सारी बातें जो आप धर्म ग्रंथों में सुनते हो, पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, शंकर भाष्य में आप पढ़ते हो कि किसी शूद्र के कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, असलियत में ये सब भारत में किसी जमाने में हो रहा था। इसका प्रमाण ये कुर्रा प्रथाएं जैसी परंपराएं हैं जो चल रही थी। ब्राह्मण अपनी या किसी भी घर की कोई भी महिला को मार देते थे और उन पर ऊपर कोई मृत्युदंड अंग्रेजों के पहले तक नहीं लगता था। वो इससे मुक्त थे, जीव हत्या से मुक्त थे, जीव हत्या के दोष से मुक्त थे, क्योंकि ब्राह्मण हैं, भूदेव हैं। इस तरह के विशेष अधिकार थे।
इसीलिए तो शूद्र डरते थे। ये प्रश्न हमेशा होता है कि भाई शूद्र तो इतनी बड़ी संख्या में है, ये डरते क्यों? भाई डर इसलिए रहे कि सामने वाले एक वर्ग को सामाजिक व्यवस्था के तहत इतने विशेष अधिकार मिल गए कि वो आपकी हत्या भी कर देगा और उसे कोई सजा नहीं होगी। तो भाई दूसरों को डरना ही पड़ेगा ना। ये समझिए बात को कि शूद्रों का डरना वाजिब है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई ब्राह्मण उन्हें मार भी देगा, किसी महिला को मार भी देगा, उसे सजा वजा नहीं होने वाली। ठीक, व्यवस्था में उसे कोई दोष या सजा नहीं मिलने वाली। तो डरना ही बेहतर है, इनसे दूर रहना ही बेहतर है, इनकी बात सुन लेना ही बेहतर है। इस तरह से इन्होंने समाज पर अपनी वर्चस्व स्थापित किए थे। ठीक, इसे थोड़ा समझिए। आगे देखिए, सामाजिक सुधार के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों ने 1857 में बंगाल सेना के द्वारा विद्रोह को जन्म दिया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की चूक के सिद्धांत ने फिर भी ट्रिगर में योगदान किया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बालाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर के राज्यों की कंपनी शासन के अधीन लाया गया। कुछ अन्य राज्यों का अस्तित्व भी खतरे में था, यहां तक कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी भयभीत थे और ये तक नहीं कर पा रहे थे कि अंग्रेजों का समर्थन करें या उनका विरोध करें। ठीक, ठीक है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, झांसी की रानी का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि विद्रोह में उनकी भूमिका सर्व विवादित है। ये पेशवा की निर्भरता थी, ये पेशवा की देखिए निर्भरता थी, मतलब उन पे अधीन थी। उनका शासन गंगाधर एक अत्याचारी था, उनका शासक गंगाधर एक अत्याचारी था, उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को गोद ले लिया था और भतीजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती थी, लेकिन कंपनी ने उनकी सहानुभूति उन्हें अनुमति नहीं दी। हालांकि उनके पूर्वज हमेशा वफादार रहे, फिर भी कंपनी ने रानी को 5,000 रुपए की पेंशन देकर झांसी के अपने क्षेत्र का हिस्सा घोषित कर दिया। उससे उनसे मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। ठीक है, अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की। ये सभी शासक अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और इसी कारण विद्रोह में ब्राह्मणों के साथ शामिल हो गए। रानी की झांसी तो स्वयं ब्राह्मण बैकग्राउंड की थी और इनकी भी समस्या पेंशन थी, ना कि भारत के लिए इन्होंने कोई संघर्ष किया। किसी राजा ने भारत के लिए अपनी जान नहीं दी, ये सब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट यानी व्यक्तिगत लाभों के लिए लड़ रहे थे और भारत जैसा कॉन्सेप्ट था नहीं, और जो भी था वो अंग्रेज बना रहे थे। ये राजा रजवाड़े नहीं भारत का कॉन्सेप्ट बना रहे थे, ये तो उसे विखंडित करने पर कोशिश कर रहे थे। ठीक है, देखिए, इस समय एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था? यदि हां, तो क्या अखंड स्वराज या अविभाजित भारत की अवधारणा ने आकार ले लिया था? एक ऐसा भारत में जो अभी तक सैकड़ों राज्यों में विभाजित था? उत्तर है एक जबरदस्त ना। स्वराज की हिंदू अवधारणा ने वर्ष 1900 के बाद ही आकार लिया। पूर्ण स्वतंत्रता की दृष्टि 1930 के बाद गोलमेज सम्मेलन तक मौजूद नहीं थी। गांधी और अन्य कांग्रेस के नेता अभी भी भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति मांग रहे थे। तो दर्शकों, इस चीज को भी समझिए कि भारत का कोई कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं और ये सब अपने अपने राज्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक, और भारत का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने बनाया, इन्होंने तमाम रियासतें जीत जात कर ये भारत या इंडिया जैसा देश बना दिया। तब नेशनलिटी की विचारधारा विकसित हुई और तब राष्ट्रीयता विकसित होती है। स्वराज की विचारधारा, स्वराज की मांग भी हम देखते हैं, सेल्फ रूल, स्वराज यानी सेल्फ रूल, अंदर की शासन, 1900 तक दिखता है। उसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता की बात भी 1930 के बाद दिखती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक भी ये अंग्रेजों से प्रभुत्व या डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि 1946 के ये तो इतनी बात कह रहे हैं, मैं इससे भी आगे बढ़कर बात कह देता हूं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। वो कैबिनेट मिशन भारत को डोमिनियन दर्जा दे रहा था। ठीक है, इस बात पे सहमति हो गई थी कि भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, यानी अंग्रेजों के अधीन आंतरिक शासन। ठीक, और कैबिनेट मिशन इस बात पर भी सहमत हो गया था कि संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा के चुनाव होंगे और वो होने भी लगे थे। और कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होगा। इसके बदले में जिन्ना की मांग को पूरा करने के लिए राज्यों के समूह बनाए जाएंगे, ए, बी और सी, और एक समूह रहेगा जिसमें 3 मुस्लिम बहुल राज्य रहेंगे, दूसरे समूह में हिंदू बहुल राज्य रहेंगे और तीसरे में नॉर्थ ईस्ट के राज्य रहेंगे। इस तरह से जिन्ना को 3 मुस्लिम बहुल राज्य मिलने वाले थे और केंद्र में एक भारत की पूरी सरकार रहेगी, कोई पाकिस्तान जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। 1946 में जिन्ना इसके लिए राजी हो गया था
1940 तक कैबिनेट मिशन से डोमिनियन दर्जे की मांग हो रही थी। 1940 के इस कैबिनेट मिशन से ही भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान बना। ठीक है, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। ये सच्चाई। अब ये बताइए कि यहां तक भी कहां आजादी मांगी जा रही है? ये जो आजादी का संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष, ये सब बातें यहां पे चल रही है, मांग कौन रहा है? अंग्रेज। आप तो डोमिनियन दर्जा मांग रहे हैं। ठीक, अब जब अंग्रेज स्वयं ही छोड़कर चले गए, उन्होंने खुद ही भारत को छोड़ दिया। वो 1948 में जाने वाले थे, 1947 में चले गए। उन्होंने खुद त्याग दिया। भारत के शासक तो अंतिम दौर तक डोमिनियन दर्जा ही मांग रहे थे, स्वराज मांग रहे थे, पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। दोनों का मतलब सेल्फ रूल होता है, खुद का शासन होता है, आंतरिक शासन की बात हो रही है। बाहरी मालिक तो अंग्रेजी बने रहेंगे। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। इसे स्वीकारने से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास लिखने वाले लोग हमेशा भागते क्यों? ठीक, किसी स्तर पर कब आपने पूर्ण स्वतंत्रता या पूरी आजादी की मांग की? भारत छोड़ो आंदोलन के एक छोटे से फेज को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी परिस्थितियां दूसरी थी। ठीक, तो ये सब उस समय घटा हुआ था, और ये सब लोग भी अवसरवादी लोग थे, और ये सब अपने फायदों को यहाँ पे देख रहे थे। स्वतंत्रता का कोई विचार भारत में बहुत बाद तक भी नहीं दिखाई देता। डोमिनियन स्टेटस यानी स्वराज मांगा जा रहा है, अंतिम दौर तक भी स्वराज की मांग चल रही है। गांधी का पूरा आंदोलन स्वराज के मुद्दे पर ही लड़ा गया। गांधी हमेशा स्वराज मांगते रहे, तिलक का स्वराज, और उससे पहले ये विचार दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। ठीक, ये ऐसा ही चलता रहा। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको कहीं भी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, ऐसे विचार आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक, तो ये फिर बाद में 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहना और उन गए बीते राजाओं को महान बताना, इसका कोई लॉजिक दिखाई नहीं देता। ये केवल देश के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का एक मामला हमारे सामने बनता हुआ दिखता है। ठीक है, आगे देखिए। ये उन मूर्खों का प्रलाप था जो हिंदुओं के लिए आजादी चाहते थे। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि यदि दुर्भाग्य से विद्रोह सफल हो जाता तो रियासतें उस व्यवस्था को कायम कर लेती जिसने अछूतों को उनके बुनियादी मानव अधिकार से वंचित कर दिया था। विधवाएं जला दी गई होंगी, मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी जाती थी, सामंतों ने लड़कियों और महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया होगा। ठीक, ब्राह्मणों की सभी प्रकार की हिंसा और क्रूरता क्षमा योग्य होती थी। ना तो एक समान कानून होते थे और ना ही कानून के समक्ष सभी समान होते थे। ठीक, तो दर्शकों इसे भी ध्यान रखिए, अगर यह विद्रोह सफल हो जाता, इफ दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 somehow converted to the success, तो ये सब होता। पुरानी सामंती व्यवस्थाएं स्थापित हो जाती, पेशवाओं की राजशाही स्थापित हो जाती, और धर्म के नाम पर किए गए तमाम अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं सब पुरानी तरह से चलती रहती। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था को, इस स्थिति को हम कैसे भारत का पहला स्वतंत्र संघर्ष कह दें जिसमें केवल शूद्रों के शोषण होने का विचार दिखता। जिन ब्राह्मण विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्र संघर्ष कहा है और अखंड हिंदू भारत या अविभाजित भारत का सपना देखते हैं, वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भारत को एकजुट करने का क्रांतिकारी कार्य वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है कि धैर्य फल देता है। दलित, पिछड़े आदिवासी और मजदूर लाखों की संख्या में थे। हजारों वर्षों के बाद उन्हें भाग्य में बदलाव क्यों नहीं आना चाहिए था? हालांकि ब्राह्मण और राजा चाहते थे कि विद्रोह सफल हो जाए ताकि वे सामंती धार्मिक व्यवस्था को फिर से स्थापित कर सके, लेकिन नियति ने लाखों बहुजनों का साथ दिया। विद्रोह अखिल भारतीय स्वरूप का नहीं हो सकता था। ये दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, झांसी, ग्वालियर और बिहार के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। इसे जल्दी ही कुचल दिया गया। बंबई और मद्रास में सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसे कुचलने में मदद की। इन दोनों दक्षिणी प्रांतों की सेनाओं में मुख्यतः अछूत जाति के लोग शामिल थे। महार और परिया समुदाय के पुरुषों को क्रमशः बंबई और मद्रास की सेनाओं में शामिल किया गया था। वे ब्राह्मणों के विद्रोह में शामिल नहीं हुए। मार्च 1857 में शुरू हुआ विद्रोह उसी वर्ष जुलाई में समाप्त हो गया। देश में तानाशाही को अलविदा कहा, लोकतंत्र बनने की राह पर अपनी यात्रा शुरू की।
इस प्रश्न को संबोधित किए बिना यह लेख अधूरा है कि विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार और दलितों के प्रति क्या नीति अपनाई। ठीक है, ये गंभीर क्वेश्चन है कि विद्रोह तो समाप्त हो गया, इस विद्रोह में समाज के कमजोर वर्गों ने अंग्रेजों की सेना में खूब काम भी किया, उसे बनाए रखने में मदद भी की, सामंती शासकों से लड़े भी और जातिवादी व्यवस्था को फिर से आने से रोका भी। पर अंग्रेजों ने इसके बाद समाज के कमजोर दलित वर्गों के लिए क्या नीति अपनाई। उसमें डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि मुझे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करना होगा। वह इस बारे में अपने शोध पत्र द अनटचेबल एंड द पैक्ट ब्रिटानिका, ठीक है दर्शकों, ये वहां से लिया गया है, द अनटचेबल एंड द पैक्ट ब्रिटानिका में लिखते हैं, जो वर्तमान दलित विद्वानों के ब्रिटिश सरकार पर अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में अपनी पहली लड़ाई लड़ी और प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद कंपनी ने अपनी दूसरी लड़ाई कोरेगांव में, भीमा कोरेगांव में लड़ी। ये वो लड़ाई थी जिनमें मराठा साम्राज्य को नष्ट कर दिया और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की। भारत को भारतीयों की सहायता से जीता गया। वे कौन भारतीय थे जो ब्रिटिशर की श्रेणियों में शामिल हो गए थे। अंबेडकर का मानना है कि ये भारत के अछूत ही थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं में शामिल हुए, परासी की लड़ाई में भाग लेने वाले दुसाद थे, जबकि महार कोरेगांव की लड़ाई में लड़े थे। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश सेना के लिए लड़ने वाली सैनिक अछूत वर्ग थे। लॉर्ड डलहौसी ने पील कमीशन को भेजी रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया। जैसा कि पहले कहा गया, बंबई और मद्रास की सेनाओं में, जिनमें अधिकांश महार और परिया जाति के थे, 1857 के विद्रोह को कुचल दिया। अछूतों ने न केवल अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने में मदद की, बल्कि उन्होंने इस सुरक्षित रखने में भी मदद की। ठीक है, तो दर्शकों ये भी ध्यान रखिए कि अक्सर आप ये बात कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में निम्न जाति वर्गों के लिए बहुत कुछ किया, अंग्रेजों ने काफी उन्हें हक अधिकार दिए, लेकिन ये गिव एंड टेक का रिश्ता है, एक तरफा रिश्ता नहीं। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना में, ब्राह्मणवाद को धकाने में, पीछे हटाने में, सामंतवाद को, मुस्लिम नवाबों के, सुल्तानों के शासनों को दूर हटाने में और अंग्रेजों के शासन स्थापित करने में इस देश के शूद्रों बहुजनों को जब मौके मिले अंग्रेजों की सेनाओं में नौकरी करने के, चाहे वो पलासी के युद्ध में दुशाद जाति के लोग हों, चाहे भीमा कोरेगांव के युद्ध में महार जाति के लोग हों, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, भारत में अंग्रेजी राज्य को स्थापित करने में मदद की। बदले में अंग्रेजों ने समाज सुधार करके निम्न जाति वर्ग के लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद की या उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की। ठीक, ये गिव एंड टेक का रिश्ता है। अंग्रेज कोई कृपा नहीं कर रहे। समाज के कमजोर वर्गों ने ब्रिटिश राज की स्थापना में अपनी खून पसीने लगाए, ब्राह्मणवाद को पीछे धकेलने में अपने खून पसीने लगाए, सामंतवाद और नवाबों और सुल्ताने के शासनों को हटाने में उन्होंने अपनी योगदान दिए। पहली बार समाज के कमजोर वर्गों को सेना में शामिल होने के मौके मिले थे, शासकों के साथ लड़ने के मौके मिले थे। अंग्रेजों ने ये सब अवसर दिए और बदले में समाज के कमजोर वर्गों ने जम के सहायता भी की। ब्रिटिश राज जिसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा पेशवाओं का शासन था, उसे हटाने में भीमा कोरेगांव में शूद्रों ने जम के मदद की। तो ये दो तरफा रिश्ता था। 1857 के विद्रोह के पहले तक अंग्रेज जो सुधार कर रहे थे, समाज सुधार कर रहे थे, निम्न जाति वर्ग के लोगों को अधिकार दे रहे थे, समानता की बातें कर रहे थे और कन्या शिशु बाल हत्या, जाति प्रथा और तमाम सारी चीजों पर नियम बना रहे थे। इसके बैकग्राउंड में क्या था? शूद्रों के द्वारा अंग्रेजों के लिए मदद थी, जिसके दम पर अंग्रेजी राज भारत में स्थापित हुआ था। ठीक, इसे थोड़ा समझिएगा, ठीक, थोड़ा गहराई से समझिए, ये बात थोड़ी गंभीर है। ठीक, बदले में अंग्रेजों ने फिर कुछ दिया। तो ये गिव एंड टेक का जो रिश्ता है वो दो तरफा था, एक तरफा नहीं था। शूद्रों ने अंग्रेजों को यहाँ पे काफी मदद भी की थी। बदले में अंग्रेजों ने जो शासन स्थापित किया उस शासन में उन्होंने शूद्रों के लिए कुछ अधिकार वगैरह दे दिए। ठीक, लेकिन ये 1857 तक होता रहा। 1857 के विद्रोह के बाद जो प्रॉपर ब्रिटिश रूल भारत में शुरू हुआ, उसमें अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदल दी। उसमें उन्होंने पुराने राजे रजवाड़ों के साथ अपने संबंध सुधारे
उसमें उन्होंने भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की रणनीति को त्याग दिया। ठीक। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपने चरित्रों को बदला। सेनाओं में 1890 के बाद निम्न जाति वर्गों के लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कम लिया गया या नहीं लिया गया, और समाज सुधार में भी अंग्रेजों ने रुचि लेना बंद कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी समाज सुधार, दलितों के लिए आंदोलन, ये सब हमारे नायकों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लड़े गए और उन्होंने विशेष प्रयासों से ये सब चीजें आगे बढ़ी। ठीक है। तो ये दो तरफा रिश्ते हैं, ये दो तरफा बात है। केवल अंग्रेज नहीं है, शूद्रों ने इस काम के लिए काफी संघर्ष किया है, मेहनत की है और बलिदान भी दिए। ठीक। इतिहास के समीकरण को थोड़ा गहराई से समझिए, ये वन वे नहीं है, टू वे। अंग्रेज इतने भी अच्छे नहीं थे कि बिगर लाभ के आपको कुछ दे देंगे। ठीक है। उनके निश्चित लाभ थे समाज के शूद्र वर्ग को आगे बढ़ाने में, तब उन्होंने वो सारे सुधार वगैरह आगे दिए थे। इसे थोड़ा समझिए, थोड़ी गंभीर बात है ये। ठीक। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये सारी चीजें समाज में फिर बंद होती हैं और फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था फिर से अपने पकड़ को समाज में लेती हुई चली जाती है। आगे देखिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अछूतों के साथ उनकी सेवाओं के बदले कैसा व्यवहार किया? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। ठीक है। कंपनी ने 1890 में अछूतों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया। भर्ती की अपनी नई नीति के अनुसार अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को मार्शल और गैर मार्शल दो श्रेणियों में विभाजित किया और अछूतों को गैर मार्शल के रूप में लेबल करके उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। क्या जो लोग बहादुरी से लड़े और अंग्रेजों को भारत में जीतने में मदद की और विद्रोह को भी कुचलने में मदद किया, उन्हें गैर लड़ाकू माना जाना चाहिए? वास्तव में ये उन्हें मार्शल श्रेणी में नहीं रखा गया था क्योंकि वह अछूत थे। पहले की नीति के अनुसार ब्रिटिश सेना जाति धर्म की परवाह किए बगैर बिना देखिए सर्वोत्तम उपलब्ध लोगों का चयन करती थी। लेकिन 1890 में अपनाई गई नई भर्ती नीति में जाति शारीरिक और बौद्धिक क्षमता तय करने का मुख्य आधार बन गई। इसके बाद एक रेजिमेंट या कंपनी ने केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को शामिल होते थे। इसी आधार पर सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया। नई नीति के अनुसार वे मार्शल वर्ग के होते थे। यहां डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं कि यदि वर्ग या जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाई जा सकती है तो अछूतों की रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जा सकती? दूसरे यदि मार्शल वर्ग के आधार पर भर्ती के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था तो अछूतों की भर्ती तब तक क्यों रोक दी गई जब तक ये साबित नहीं हो गया कि वे गैर लड़ाकू थे? ठीक। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जो पुस्तक थी, अपना जो पेपर था, उसमें इस चीज को काफी पूछा कि भाई ये क्वेश्चन भी उठाए कि 1857 के बाद ये सारी नीतियां अंग्रेजों ने क्यों बदली और अछूतों को सेना में लेने की प्रक्रिया धीमी क्यों की, ब्राह्मणों और राजपूतों को और जाटों को महत्व देना क्यों शुरू किया? ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। ठीक। और सेना को जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाकर पुनर्व्यवस्थित क्यों किया? वो भी उच्च जाति वर्ण की रेजिमेंटें क्यों बनाई, निम्न जातियों की रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई? ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। जवाब आए नहीं, मिलते भी नहीं है। हम समझ सकते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों ने समाज सुधार से अपने पैर पीछे खींचे। अंग्रेजों ने समाज के उच्च जाति वर्गों के साथ दोस्ती यारी के संबंध बनाए, राजे रजवाड़ों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की रणनीति अपनाई ताकि उनका शासन भारत में बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। तो अंग्रेजों के शासन को स्थापित करने में शूद्रों ने अपने खून पसीने लगाए। शासन स्थापित होने के बाद उन्होंने फिर ब्राह्मणी उच्च जाति वर्ग के लोगों को साथ लेना 1857 के बाद बेहतर समझा ताकि वो लंबे समय तक यहाँ पे शासन कर सके। ठीक। इसे समझिए। लेकिन समाज का जो ब्राह्मणवादी वर्ग था, उच्च जाति वर्ग था, वो अब तक ये समझ चुका था कि अंग्रेजों के रहने से भले ये कुछ करें ना करें, देश में सामाजिक समानता आएगी, मॉडर्निटी आएगी, नए विचार आएंगे, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आएगी, शूद्रों का जीवन सुधरेगा। इसलिए इन अंग्रेजों के रहना जरूरी नहीं है। इसलिए हम ये देखते हैं कि उच्च जाति वर्ग के लोग देश में स्वतंत्रता आंदोलन चलाते रहे जब तक कि अंग्रेज भारत से चले ना जाएं और फिर से ये व्यवस्था
उन्हीं जाति वर्ग के लोगों के हाथों में, सामंतों के हाथों में, राजे रजवाड़ों के हाथों में लोकतंत्र के नाम पर फिर से उनके हाथों में ना आ जाए। ठीक, ये इसलिए हमें यह पता चलता है कि मुसलमानों के विरुद्ध कभी कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं लड़े गए, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध जम के स्वतंत्रता आंदोलन उच्च जाति वर्ग के लोगों ने लड़ा, और उद्देश्य अपने विशेष अधिकारों को बनाए रखने का हमें ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आगे देखिए, पहले ऊंची जाति के कुछ ही लोग सेना में शामिल होते थे, लेकिन अछूत जातियों के लोगों की बड़ी संख्या थी। ये अंग्रेज जब नए नए आए थे तब की बात है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत की शासक जातियों ने अपना अधिकांश प्रभाव खो दिया। वे बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में शामिल होने लगे, जिस पर उस समय तक अछूतों का प्रभुत्व था। ऊंची जाति के हिंदू और अछूतों के बीच वेमनस के मुद्दे सामने आने लगे। अब अंग्रेजों को न्याय और सुविधा के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया गया। तो उन्होंने हमेशा बाद वाले को चुना। उन्होंने अछूतों को गैर लड़ाकू घोषित करके उन्हें रैंकों से हटाकर समस्या का समाधान किया। यह निर्णय अछूतों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। सेना में नौकरी सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक थी और इससे उन्हें आत्मसम्मान मिला। अब अंग्रेजों ने उन्हें त्याग दिया था। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह ने अंग्रेजों को सभी प्रकार के समाज सुधार के खिलाफ कर दिया। वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने देखिए, उनके विद्रोह ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उन्हें लगा कि अपने समाज सुधारों के उपायों को जारी रखने से भारत को वो खो सकते हैं। फलस्वरूप वे किसी भी प्रकार की सामाजिक सुधारों से विरत रहे। कहने की जरूरत नहीं है कि विद्रोह के माध्यम से ब्राह्मणवाद ब्रिटिश सरकार पर कुछ दबाव डालने में आंशिक रूप से सफल रहा था। ठीक है, तो ये दर्शकों एक आर्टिकल था, इन प्रश्नों के शोध को लेकर एक आर्टिकल था, जो इसके माध्यम से ये पूरी बात मैंने आपके सामने रखी हुई है, ताकि आप इन प्रश्नों के गहनतम उत्तरों तक पहुंचें कि उस समय क्या घट रहा था, चीजें किस तरह से घटी और चीजें कितनी मुश्किल भी थी, और हमारे देश में जो इतिहास हमारे सामने जताया जाता है उसके कई पहलू भी हैं। सिर्फ उतना सा नहीं है जितना सा ये सामान्य कन्वेंशनल हिस्ट्री में हमें चीजें बता दी जाती। इतिहास के पीछे की और कथन, कारण, रीजन, असर्शन हिस्ट्री के कुछ और भी हैं जिन्हें हमें जानने समझने की जरूरत है। वहां क्या घट रहा था उसे भी समझने की जरूरत है, और देश में अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे हुई इसे भी हम जानने की जरूरत थी। और फिर अंग्रेजों ने सुधार क्यों किए, ये भी एक कारण था, वो भी आपको आज पता चल गया होगा। फिर हम ये देखते हैं कि ब्राह्मणों ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया, मुसलमानों का क्यों नहीं किया, इसका जवाब भी आज को मिल गया होगा। और फिर ये भी दिखता होगा कि अंग्रेजों का बदला हुआ स्वरूप 1857 के विद्रोह के बाद, जिससे समाज में ब्राह्मणों की प्रभुत्व या ब्राह्मणों को आगे बढ़ने में, ब्राह्मणवादियों को आगे बढ़ने में फिर से मदद मिली, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दर्शकों यहां से एक क्वेश्चन उठता है, एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने उठ जाता है कि भारत में, भारतीय सेना में जो जात आधारित रेजिमेंट है, जातिवाद का एक निश्चित इतिहास है। सेना में जातिवाद का एक निश्चित इतिहास है। ठीक, देयर इज ए प्रॉपर हिस्ट्री। और जब हम यहां तक आए हैं और हमने भारतीय सेना में शूद्रों की स्थिति सुधरते बिगड़ने का इतिहास यहां तक पढ़ लिया है, तो हमें वो रेजिमेंटों के, जाति के आधार पर बनी रेजिमेंटों के इतिहास को भी जानने की जरूरत है। ठीक, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपके सामने वो वाली स्ट्रीम भी तैयार करके दूं कि भारतीय सेना में किस तरह से जातिवाद आज भी कायम है और काम करता है और कैसे ये वहां तक पहुंचा। ठीक, तो भारतीय सेनाओं का जाति के आधार पर रेजिमेंटाइजेशन जो है उसे हम यहाँ पे देखेंगे, उनका निर्माण देखेंगे और किस तरह से शूद्रों को सेनाओं से बाहर किया गया, ये सब चीजें भी वहां पर हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इस पे मैं जल्दी स्ट्रीम कर दूंगा आपके सामने, ताकि आपको ये पिक्चर वहीं तक क्लियर ना रहे, आगे तक की भी स्थिति समझ में आ जाए कि वास्तव में जब हम ये जो बात कह रहे हैं कि सेनाओं में शूद्रों की भर्ती के कई फेज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक 1915-16 तक देखिए, 1857 के बाद 1915-16 तक कम दिखता है। फिर हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेज फिर शूद्रों की भर्ती करते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी रहती है। फिर उसके बाद फिर कम हो जाता है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम देखते हैं चमार रेजिमेंट बनाई जाती है और बाद में फिर डिसमेंटल भी कर दी जाती है। तो
अवसर पड़ने पर उपयोग किया जाता रहा शूद्रों का, और भारत में जातिवाद, सेना में जातिवाद का एक निश्चित इतिहास यहाँ पर मौजूद है। ठीक, उस पर मैं जल्दी बात करूंगा। और रेजिमेंट और जात आधारित रेजिमेंटें कैसे बनी, उनका क्या हिस्ट्री है, वो भी आप जानिए। बहुत जरूरी है ये समझना कि भारत में जातिवाद हर जगह कायम है, और सेना में तो घोर जातिवाद है। ठीक है, बहुत ज्यादा। और आज भी स्थितियां कहीं बड़े तौर पर परिवर्तित नहीं हुई है, वहीं की वही। ठीक है, तो इन चीजों को आपको जानना जरूरी है। चलिए दर्शकों, ये तो कुछ मुद्दे हो गए। इसके बाद हमारे सामने एक और मुद्दा है कि उन असली महानायकों पर भी बात कर ली जो 1857 के विद्रोह में जिन नायकों ने अपनी जान दी, जिन महानायकों ने जान दी। विशेषकर मैं महिलाओं की बात करूंगा, क्योंकि अभी हम महिला दिवस से ही निकले हुए हैं, और महिला दिवस का ही पूरा वीक इस तरह से चल रहा है पूरे। तो हम महिलाओं की बात कर लेते हैं, उन महिलाओं ने जिन्होंने इस वास्तव में इस स्वतंत्रता संघर्ष में जान दी है, अपने मालिकों के लिए दी, अंग्रेजों से लड़ते हुए दी। और अगर 1857 के रिवॉल्ट की महानायक किसी को बताना है तो किसे बताना चाहिए? ठीक भाई, ये डाक टिकट तो जारी कर दिया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे और क्या बोलते हैं नाना साहिब को नायक बताया जा रहा है। पर ये असली नायक नहीं है, ये छद्म नायक है, इन्होंने वास्तव में कुछ किया ही नहीं। असली नायकों की तरफ हम चलते हैं, जिन्होंने वास्तव में अपनी जान दी। विशेषकर नायकों की तरफ लेके चलता हूं, जिनके बारे में इतिहास हमेशा मौन रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, ठीक है, दलितों का क्या, जिन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया, विद्रोह को भड़काया, 1857 के विद्रोह में अपनी जान दे दी। बद्री नारायण ने अपने पेपर देखिए रीएक्टिवेटिंग द पास्ट दलित एंड मेमोरीज ऑफ 1857 में हमें बताते हैं कि दलितों का 1857 के देखिए स्वतंत्रता संघर्ष से भावनात्मक जुड़ाव था। इन्होंने कुछ दलित नायकों के ऊपर ये पूरा पेपर इन्होंने बद्री नारायण ने कलेक्ट किया। ठीक है, देखिए कौन कौन की बात करते हैं। ये देखिए एक महानायिका है, इनके बारे में बात की जाती है, ये है उदा देवी। उदा देवी की बात की जाती है। अब ये कौन है? उसके बाद झलकारी बाई, झलकारी बाई के बारे में बात की जाती है। ये झलकारी बाई हैं, आप भी जानते हैं, इनके इतिहास तो आपने पढ़ा ही है। देखिए, तो देखिए कई दलित महानायिकाएं रही, विशेषकर वीरांगनाएं रही, जिनमें कोरी जाति से आती हैं झलकारी बाई, उदा देवी एवं पासी महाबीरी देवी एवं भंगी और आशा देवी एक गुर्जरी थी। ये इन सब के नाम यहाँ पे लिए गए। ठीक, इन सब की बात यहाँ पे की गई। देखिए झलकारी बाई का तो आपको पता ही है, 1857 के विद्रोह में देखिए अमर शहीद के रूप में दर्शाया गया है, झांसी की रहने वाली थी, इनके बारे में पता ही है। और वास्तव में क्या है इनका कि ये कोरी जाति से थी, और लक्ष्मीबाई तो लड़ी नहीं, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हूबहू दिखती थी, और वास्तव में सेना में लड़ाई भी इन्होंने लड़ी थी। लक्ष्मीबाई तो भाग गई थी, ये तो आपको पता है इतिहास। ठीक, आगे देखिए उदा देवी को देख लीजिए। उदा देवी के बारे में काफी कम जानकारियां होती हैं। देखिए इनका जन्म लखनऊ के उमरिया गांव में हुआ था। वे बेगम हजरत महल की सहयोगी बन गई थी। उन्होंने एक महिला सेना का गठन किया था, जिसकी सेनापति स्वयं थी। उसके पति चिन्हट की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उदा ने बदला लेने का निश्चय किया, और कैम्बेल के नेतृत्व में जब अंग्रेजों ने लखनऊ सिकंदराबाद पर हमला किया तो उनका सामना दलित महिलाओं की सेना से हुआ। उदा देवी उनमें से एक थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पीपल के पेड़ पर चढ़कर ब्रिटिश सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक सैनिक ने पेड़ पर किसी को देखा था, उस व्यक्ति को गोली मारी, तब पता चला कि वह एक महिला थी। ठीक, उसके बाद आशा देवी गुर्जरों की बड़ी संख्या में युवा लड़कियों और महिलाओं के नेता के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, 1857 में उन्होंने बड़ी संख्या में अन्य महिलाओं के साथ ब्रिटिश सेना पर हमला किया और लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखिए महाबीरी देवी, ठीक है, भंगी जाति से थी और मुजफ्फरनगर के जिले में मुंडर गांव में रहती थी। हालांकि वे अशिक्षित थी, फिर भी बुद्धिमान थी। देखिए, और आगे देखिए महाबीरी देवी ने महिलाओं का एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों गृहिणी कार्यों में शामिल होने से रोकना था, सम्मान अर्जित करना था। 1857 में उन्होंने 22 महिलाओं का एक समूह बनाया, अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, बहादुरी से लड़ी
कई अंग्रेजों को मारा, अंत में देखिए उनके पूरे समूह की मृत्यु हो गई। ठीक है। बीरा पासी का भी बड़ा योगदान है, ये भी जानते हैं 1857 के विद्रोह में बीरा पासी जी में इनका भी बड़ा योगदान है। पासी यानी तलवार धारण किए हुए व्यक्ति, इन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया, पर ये सारे नाम आप कभी नहीं सुनेंगे। ये अपने जो भी इनके मालिक थे उनसे लड़ते हुए ये लोग अपने प्राणों को त्यागे हुए हैं। ठीक। तो अब परेशानी है कि 1857 के विद्रोह में अगर किसी को नायक के रूप में स्थापित करना है तो ये वास्तविक नायिकाएं हैं और नायक भी हैं, पर वो जो छद्म नायक नायिकाएं हैं जिन्हें हमारे सर पे बिठा दिया जाता है, वो क्यों हैं? नाना साहिब ने क्या किया, तात्या टोपे ने क्या किया, मंगल पांडे ने क्या किया और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो वास्तव के नायक थे, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से कई महिलाएं भी थीं, कई शूद्र जाति के थे, मालिकों के लिए अपनी जानें दी अंग्रेजों से लड़ते हुए, वो वास्तविक नायक थे। इतिहास उनके लिए मौन है और ये छद्म नायक जितने भी हैं, झूठे फर्जी नायक हैं, इनके लिए डाक टिकट जारी किए जा रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि कल के गए बीते शासक नाना साहिब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, इन्हें हम नायक माने, इन फर्जी लोगों को नायक माने और इनके पलायनवाद, भगोड़पन, इनकी कमजोरियों को हम भूल जाएं, इनके द्वारा समाज पर किए गए अत्याचारों को भूल जाएं और इन्हें हम भारत के पहले स्वतंत्रता संघर्ष का नायक मान लें। इतिहास में इस तरह के झूठ हमें पढ़ाए और बताए जाते हैं, जबकि वास्तविक महानायक जो समाज के कमजोर वर्गों से थे, उनके इतिहास को छुपा लिया जाता है। ये बड़ा विचित्र है, बड़ा अजीब है। ये तो भगोड़े हैं। लक्ष्मीबाई भाग गई थी, सबको पता है। नाना साहिब नेपाल भाग गए थे, सभी जानते हैं। ठीक। पता ही नहीं चला उनका क्या हुआ था, ये आपको भी पता है। ठीक। तो ये सच्चाइयां हैं, वास्तविक स्थिति। तो इन्हें गायब कर दिया गया और जाति के आधार पर जिन्होंने इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्हें गायब किया गया और एक काल्पनिक चरित्रों को, पुराने राजे रजवाड़े, इनका महिमा मंडन के साथ इतिहास लिख के पुरानी राजशाही को समाज में फिर से स्थापित करने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश है कि भाई ये सब लोग काफी महान थे, जबकि ये छद्म थे, झूठे थे और इन्होंने समाज पर जो अत्याचार किए थे उन पर बात नहीं की जाती। ठीक है। इस पर गौर करिए, इस प्रेजेंटेशन को देखिए। दोनों स्ट्रीम को आप साथ में मिलकर देखेंगे तो आपको एक एसेंस या उसका मर्म समझ में आएगा कि पहली स्ट्रीम जो थी वो कोर 1857 के रिवोल्ट का केवल एनालिसिस थी। ठीक। उससे हमारे सामने कई क्वेश्चन खड़े हो गए थे जिनके जवाब प्रॉपर हिस्ट्री में नहीं दिए जाते। उसके लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा और उनकी जगह जगह उन्होंने कोटेशंस लिखे, उन सबको देखना पड़ेगा। ठीक। वहां से देखकर हमारे सामने कई प्रश्न खड़े हुए। उन प्रश्नों के जवाब आज की इस टीम में हमने देने की यहाँ पर कोशिश की हुई है। इन्हें एब्जॉर्ब करिए। ये सारी चीजें आपको रेगुलर हिस्ट्री में नहीं मिलेंगी। इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलने चाहिए थे पर नहीं है, ये हमें अन्य जगह से ढूंढकर निकालने पड़ते हैं। ठीक है। तो दर्शकों, ये आज का प्रेजेंटेशन है और इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, इसे देखिएगा और इसे पहुंचाइए हमारे लोगों तक ताकि वो वास्तविक इतिहास से